हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। अपन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के क्वेश्चन अटेंड कर रहे थे और उसमें चैप्टर नंबर 9 एक्सरसाइज 9.2 इसके 8 क्वेश्चन मैंने बता दिए थे आपको, ठीक है। मतलब 2 क्वेश्चन होमवर्क भी देते, उसके आगे अपन 9 क्वेश्चन आज अभी और देखेंगे, ठीक है। तो 9 क्वेश्चन जो है वो क्या कह रहा है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट विच ट्राइसेक्ट द लाइन जॉइनिंग पॉइंट 11, 9 एंड 1, 2। मतलब एक कोई लाइन है ना, ये लाइन, ठीक है। इसके पॉइंट है 2 ए एंड बी। ए के कोऑर्डिनेट क्या है 11, 9 एंड 1, 2, ठीक है। मतलब इस लाइन को 2 कोई पॉइंट है ना, वो कितने पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं, 3 पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं, मतलब ट्राइसेट, ठीक है। तो अपन को ट्राइसेट के कोऑर्डिनेट फाइंड करना, मतलब क्या होगा, देखो यहाँ से लेके यहाँ तक का पार्ट, ठीक है। 2 पार्ट आ रहे हैं इसमें देखो, और ये बचा 1, ठीक है। तो ये क्या हो गया 1, ठीक है। एक बार अपन को क्या करना है, ये पार्ट लेना है और ये पार्ट लेना है, तो ये 1:2, ठीक है। देखो क्या हो जाएगा इससे, अपन जब इसका रेशियो निकालेंगे तो ये वाला कोऑर्डिनेट आएगा, मान लो ये कोऑर्डिनेट है P और ये है Q, ठीक है ना। तो P के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे 2, जब ये अपन लेंगे तो Q के आ जाएंगे, और ये वाला पार्ट लेंगे तो 1 के आ जाएंगे। तो उसमें क्या चेंज होगा, खाली M1 M2 रेशियो चेंज होगा, राइट। बाकी x1 y1 x2 y2 सेम रहने वाले हैं, ठीक है ना। तो देखो मैं लिख देता हूँ एक बार, x1 y1 x2 y2 m1 m2, ठीक है ना। 11, 9, 1, 2, 1, 2, 1, ठीक है। तो सोल्व करें अपन इसको, है ना। सबसे पहले x1 ले लेते हैं, ठीक है। x1 का फॉर्मूला क्या है, प्लस अपॉन m2, ठीक है। x2 कितना है 1 × 2 + 11 × 1 अपॉन 2 + 1, तो कितना हो जाएगा 2 + 11/3 = कितना हो जाएगा 13/3, ठीक है। x कोऑर्डिनेट है, अब y1 निकालेंगे अपन, y1 = क्या हो जाएगा y2 m1 + y1 m2 अपॉन m1 + m2। तो कितना है y2 अपने पास 2 × 1 + 1 × y2 कितना है अपने पास 2 × m1 कितना था 2 है ना, m1 2 9/2 + 1। तो इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा अपने पास 4 + 9/3, तो कितना आ जाएगा 13/3। तो देखो अपन ने ये सोल्व किया, ठीक है, ये वाला पार्ट। तो इसको अपन माना था Q, तो Q के निर्देशांक क्या है 13/3, ये कोऑर्डिनेट है Q का, ठीक है। अब अपन को क्या निकालना है, P निकालना है। तो उसका रेशियो क्या है, चेंज हो जाएगा, खाली रेशियो चेंज हो जाएगा, m1 m2 चेंज हो जाएगा ना। m1 कितना हो जाएगा 1 और m2 हो जाएगा 2। पहले में क्या था m1 2 था और m1 1 m1 2 था m2 1 था, इसमें m1 1 हो जाएगा m2 2 हो जाएगा। फिर वही प्रोसेस इसमें x2 अपन ले लेंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा अपॉन m1 + m2, राइट। देखो x2 x1 वही चलेगा है ना, सिर्फ क्या चेंज होगा, रेशियो चेंज हो जाएगा, ठीक है ना। x2 कितना है अपने पास 1 × m1 कितना 1 + x1 कितना था 11 × 2, ठीक है, अपॉन 1 + 2 कितना हो जाएगा 1 + 22/3, कितना जाएगा 23/3। एंड नेक्स्ट
A2 प्लस, ठीक है। इसमें भी वही प्रोसेस, ठीक है। M1 कितना था अपने पास, 1 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 9/1 प्लस, तो 2 प्लस 3/2, तो कितना हो जाएगा, ठीक है, 10। ठीक है ना। तो किसके कोऑर्डिनेट है, पी के, है ना। तो पी के अपने पास क्या आ गए, एक्स के कितना आए थे, ठीक है, और क्यू के अपने पास कितना आ गए, ठीक है। दोनों के मतलब 3 ट्राई सेट है ना। इसके कोऑर्डिनेट क्या है अपने पास, ठीक है, और इसका कोऑर्डिनेट अपने पास क्या है, समझ आई बात, बिल्कुल इजी था। कुछ मतलब ट्राई सेट अगर पूछ ले तो 2 बार में क्वेश्चन सॉल्व होगा। एक बार 2:1 लेना है और एक बार 1:2 अपने को उसका रेशियो लेना है, ताकि उससे अपना जो क्वेश्चन है वो सोल्व हो जाएगा, ठीक है। समझ में आई बात। देखो थोड़ी सी कुछ 3 है ना यहाँ, तो 20/3 है, 10 नहीं रहेगा, ठीक है। नहीं बात, थोड़ा सा ध्यान रखना है नहीं लिखने उठने का, तो उससे क्वेश्चन सोल्व जाएगा। चलो नेक्स्ट अपन देखते हैं नंबर 10 नंबर। देखो क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, फाइंड द कोऑर्डिनेट पॉइंट which quadrant sets of the line join point 40 and 06। मतलब हिंदी में क्या है, देखो बिंदु -40 और 06 को मिलाने वाले 4 बराबर भागों में बांटने वाले बिंदु को निर्देशांक। अब मतलब ये क्वेश्चन नंबर 10, मतलब अपन ने इससे पहले क्या किया, ट्राई सेट किया था, है ना। मतलब ट्राई सेट को फिक्स नहीं दे रखे, 3 बराबर भाग नहीं दे रखे थे, है ना। अब ये क्वेश्चन दे रखा है, ये एक लाइन है, ठीक है, AN B, ठीक है। A और B के कोऑर्डिनेट क्या दे रखे हैं, -40 and 06, ठीक है। अब ये इसके बीच में जो 4 पॉइंट, इस लाइन को 4 पॉइंट में डिवाइड करें, 4 वो भी कितने बराबर भाग, मतलब 1 2 3, तो 4 भाग में 4 पार्ट में डिवाइड होगी लाइन। देखो ये एक पॉइंट, ये एक ये देन ये, मतलब बीच में कौन सा, AB C D एंड E, ठीक है। तो देखो अब अपने को, अब इसमें देखो अपने को मानना नहीं है ना रेशियो, इसमें क्यों नहीं मानना है, तो क्वेश्चन ने पहले कह दिया कि जो लाइन है ये कितने 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो रही है ना, मतलब बराबर भाग में ये डिवाइड हो रही है। तो मैंने बताया था कि अगर फिक्स दे दे बराबर चीज़ का, अगर कुछ भी लोगो दे दे, जैसे मध्य बिंदु के निर्देशांक दे रखे हैं या बराबर भाग दे रखे हैं, मतलब फिक्स है, तो वहाँ पर कौन सा फॉर्मूला लगेगा, है ना। मिड पॉइंट का फॉर्मूला क्या था, x1 + x2/2 एंड y1/y2, ये फॉर्मूला है। x1 कितना हो जाएगा, x1 y2 x2 y2, है ना, -4 0 0 एंड 6, ठीक है। ये फॉर्मूला लगेगा। अभी देखो इसको सोल्व कैसे करना है। देखो सबसे पहले अपन A और B के बीच का डिस्टेंस करेंगे ना, A और B के बीच की दूरी निकालेंगे, तो उससे अपने पास क्या जाएगा, C आ जाएगा, ठीक है। तो देखो उसके लिए अपन क्या लिख सकते हैं, नाउ कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट, देखो क्या हो जाएगा,
है ना। मतलब ए और बी के बीच की दूरी अपन निकालेंगे तो अपने पास क्या जाएगा, सी। हिंदी में देख लेना, ठीक है। तो ए और बी लेना, सबसे पहले पॉइंट कौन सा लेना है, ए बी। तो ए दो, उसमें ए बी अपन निकालेंगे तो सी आ जाएगा, फिर ए सी के बीच निकालेंगे तो डी आ जाएगा, फिर सी और बी के बीच निकालेंगे तो ई आ जाएगा। देन उसमें क्या होगा, अभी ए और बी के x1 y1 y2 ये हैं, लेकिन सी आ जाएगा तो x1 y1 ये हो जाएगा और x2 y2 सी का हो जाएगा। देखो कैसे होगा अभी पता चलेगा। अभी तो x1 अपन यही लेने, x इज इक्वल टू x1 प्लस x2 अपॉन 2 है ना। x1 कितना है, -4 प्लस 0 अपॉन 2, तो कितना हो जाएगा, -4 अपॉन 2 इज इक्वल टू -2। y कितना हो जाएगा, y2 प्लस y1 अपॉन 2। y2 कितना है, 6 प्लस 0 अपॉन 2, तो कितना हो जाएगा, 6 अपॉन 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, किसके बीच की निकली थी, एक बीच की निकली। तो सी के कोऑर्डिनेट क्या आ गए अपने पास, -2 3, राइट है, ठीक है, -2 3, ठीक है। समझना बात को, ठीक है ना। अपन ने ए और बी के बीच की निकाली तो सी आ गया। अब अपने किसके बीच की निकालेंगे, ये पार्ट, बस यहाँ तक। ये लैंग्वेज लिखनी है ना, मैं शॉर्ट लिख रहा हूँ यहाँ पे, है ना। पॉइंट ए सी, तो उसमें x1 यहाँ पे फिर से लिखना है, x1 y2, ठीक है, -4 0, ठीक है। इसमें x2 y2 ये हो जाएगा, देन इससे क्या निकल जाएगा, डी निकल जाएगा। तो वही सेम प्रोसेस, x इज इक्वल टू x2 प्लस x1 अपॉन 2। x2 कितना है अपने पास, -2 -4 अपॉन 2, कितना हो जाएगा, -2 -4 अपॉन 2, तो कितना हो जाएगा, -6 अपॉन 2 -3, ठीक है। y2 कितना है अपने पास, 3 प्लस 0 अपॉन 2, तो कितना आ जाएगा, 3 अपॉन 2। इसका कोऑर्डिनेट अपने पास क्या है, -3 एंड 3 अपॉन 2, इसके कोऑर्डिनेट है। बस एक पॉइंट और रह गया, सी और बी। ठीक है, तो इसमें x1 y1 ये हो जाएगा, x2 y2 ये हो जाएगा, ठीक है। x1 y1 x2 y2, ठीक है, -2 3 0 6, वही फॉर्मूला, x1 प्लस x2 अपॉन 2। x1 कितना है, -2 प्लस x2 कितना है, 0 अपॉन, तो -2 अपॉन 2 इज इक्वल टू माइनस का 1, एंड y क्या हो जाएगा, y2 प्लस y1 अपॉन 2। तो y2 कितना है अपने पास, 6 प्लस 3 अपॉन 2, राइट। तो कितना हो जाएगा, 9 अपॉन 2। तो इसका कोऑर्डिनेट क्या है, -1। तो इसका कोऑर्डिनेट अपने पास क्या आया, देखो चारों कोऑर्डिनेट अपने पास आ गए हैं। कैसे आया, क्योंकि देखो अपन ने x1 अपॉन x2 का फॉर्मूला क्यों लगा, क्योंकि क्वेश्चन दे रखा है ना कि मिलाने वाला रेखांक 4 बराबर भागों में डिवाइड करता है ना, मतलब इक्वल भाग है,
मतलब बीच के ही होंगे, मतलब इसको इसके और इसके बीच का डिस्टेंस निकाला तो सेंटर का पॉइंट आ गया, फिर इसके और इसके बीच का निकाला तो ये सेंटर आ गया, एंड देन इसके बीच के निकाला तो ये सेंटर आ गया। ठीक है, बिल्कुल इसी से देखो पहले पॉइंट का कितना आया था 3 -3 3/2, दूसरे का कितना आया -2 3, एंड तीसरा का कितना है -1 9/2। चारों कोऑर्डिनेट आ गए अपने पास। ठीक है, तो 10 क्वेश्चन हो गए। इसके बाद 11 और 12 2 क्वेश्चन और बचते हैं, उसके बाद ये चैप्टर अपना हो जाएगा पूरा फिनिश। देखो अब तक अपनी जो 5 चैप्टर हो गए बीच के, है ना, 5 चैप्टर अपने को बहुत अच्छे से आने चाहिए। ठीक है, वो कब आएंगे, जब अपन उसके अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, इसके बाद एक क्लास और होगी, उसके बाद ये चैप्टर खत्म होगा। ठीक है, तो देखो 5th चैप्टर AP, 6th ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, 7th आइडेंटिटीज, 8th हाइट एंड डिस्टेंस, 9 ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो ये 5 चैप्टर अपने को अच्छे से आने। इसके बाद देखो अभी क्या कोर्स कितना कम हो रहा है, कितना बढ़ रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग इसके बाद का जो अपन चैप्टर चालू करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए अपने को अच्छे से पढ़ना है और जो भी क्वेश्चन है उसको अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, थैंक यू। गुड मॉर्निंग क्लास 10। आज हमारा 3rd चैप्टर द पॉजिटिव हेल्थ हम लोग स्टार्ट करेंगे। इससे पहले हमने हमारा 2nd चैप्टर वायलेंस कंप्लीट किया था। वायलेंस के बाद ये चैप्टर पढ़ना लिंक्ड है, यानी कि पहले हमने वायलेंस पढ़ा, वायलेंस के टाइप्स पढ़े, वायलेंस क्या होता है, क्यों होता है, ये पढ़ा। अब हम पढ़ रहे हैं हेल्थ, पॉजिटिव हेल्थ। अगर हम पॉजिटिव को यूँ देखें तो सकारात्मक हेल्थ, लेकिन ऐसा नहीं है। पॉजिटिव दैट मीन्स कंप्लीट हेल्थ। कंप्लीट हेल्थ कह सकते हैं, कंप्लीट हेल्थ हम कहेंगे ऐसी हेल्थ को जिसमें आप मेंटली भी हेल्दी हैं और फिजिकली भी हेल्दी हैं। जब कोई हेल्थ की बात करता है, हेल्थ यानी स्वास्थ्य, हेल्थ की अगर कोई बात करता है तो हम सोचते हैं कि आज हमें बुखार नहीं है, सिर दर्द नहीं है, जुकाम नहीं है, बॉडी में कोई दूसरी किसी तरह की कोई बीमारी नहीं है, दैट मीन्स हम लोग हेल्दी हैं। हेल्थ का मतलब सिर्फ उतना नहीं होता है। हेल्थ का मतलब होता है आपका माइंड भी टेंशन फ्री हो, आप मेंटली भी काफ़ी हेल्दी हो, आपका बिहेव, क्योंकि आप अगर मेंटली हेल्दी हैं तो आपका बिहेव सडन चेंज ही रहेगा। अब यहाँ पर इसीलिए मैंने वायलेंस के बाद हेल्थ टॉपिक लिया है। वायलेंस में भी हम लोगों ने 2 तरह के वायलेंस पढ़े थे, एक जो फिजिकल होता है और एक जो होता है मेंटल। यहाँ पे भी पॉजिटिव हेल्थ में भी सेम थिंग है और दोनों चैप्टर्स का आपस में कनेक्शन भी यही है। कनेक्शन इसलिए यही है क्योंकि वायलेंस जैसा हमने पढ़ा कि वायलेंस हमें कितना डिस्ट्रॉय कर देता है, अंदर से ख़त्म कर देता है अंदर तक। अगर हमारे अंदर किसी के लिए जेलसी की भावना है, हम किसी का बुरा कर रहे हैं या किसी के बारे में बुरा सोच रहे हैं, या हम किसी की प्रोग्रेस से अच्छा फील नहीं कर रहे हैं, तो ये जो सारी फीलिंग्स है ये अंदर ही अंदर हमें डिस्ट्रॉय करती है। तो जब ये सारी चीज़ें हमारे मन में चलती हैं तो ना तो हम प्रॉपरली सो पाएंगे, ना हम प्रॉपरली हमारा कहीं काम में मन लगेगा, ना कभी आप देखते होंगे कि आप बहुत ज़्यादा कभी सोच लेते होंगे तो सिर दर्द हो जाता होगा, राइट। तो ये सिर दर्द क्यों होता है? अगर सिर दर्द है देन आप तो हेल्दी है ही नहीं, तो वो पॉजिटिव हेल्थ की तरफ है ही नहीं। बहुत सारी चीज़ों के बारे में सोचना, बहुत ज़्यादा कह सकते हैं नेगेटिविटी के साथ चलना, बहुत ज़्यादा गलत वे में सोचना, ये सारी चीज़ें हमारे मन को बहुत उथल पुथल मचा के रखती है, असंतुष्ट रखती है। ये जो असंतुष्ट मन वाली जो बात है ना, ये होती है अनहेल्दीनेस, इसी से हम अनहेल्दी रहते हैं। अब हम बात सबसे पहले तो अबाउट द टेक्स्ट पढ़ेंगे। अबाउट द टेक्स्ट में हमें एक समराइज मिल जाता है कि एक्चुअल में ये राइटर क्या कहना चाहते हैं और ये लेसन किस बारे में है। अबाउट द टेक्स्ट पढ़ लेते हैं। पॉजिटिव हेल्थ हैज़ बिन टेकन फ्रॉम द कंप्लीट हेल्थ इंसाइक्लोपीडिया रिटन बाय सुब्रा दत्ता, अ नोटेबल फिजिशियन। एक बहुत फेमस और नोटेबल फिजिशियन है सुब्रा दत्ता, उनकी एक बुक है द कंप्लीट हेल्थ इंसाइक्लोपीडिया। उसमें से एक छोटा सा हेल्थ से रिलेटेड एक टॉपिक लेकर एक पैराग्राफ लिया गया है जो आपको यहाँ पर दिया गया है।
She argues that positive health is a matter of discipline, daily routine, including good eating habits and tension free minds. मैंने कहा ना टेंशन फ्री माइंड ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर आपके दिमाग में किसी तरह की टेंशन है तो आप देखते होंगे आजकल लोगों को जनरली सिरदर्द की प्रॉब्लम है, जनरली हार्ट पेशेंट्स, यंग ब्लड जो यंग जनरेशन के लोग हैं जो 22 से 35 के बीच में आते हैं, इन लोगों को सबसे ज़्यादा सबसे ज़्यादा हार्ट पेशेंट हो गए, उनको सबसे ज़्यादा हार्ट प्रॉब्लम्स हो गई है। और आपने जनरली अभी के टाइम पे देखा होगा कि बहुत ज़्यादा डेथ रेट भी इस वजह से बढ़ गई है क्योंकि उनका जो डेली रूटीन है, उनका जो डेली हैबिट्स है, डेली की जो डिसिप्लिन है वो बहुत ही गड़बड़ाई हुई सी है। बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करके आपने लेट नाइट तक टीवी देखना या लेट नाइट तक मोबाइल देखना, बहुत लेट सोना। हम लेट सोते हैं तो हमारी नींद पूरी नहीं होती, इसलिए हम जल्दी उठ नहीं पाते और जब सुबह उठने में लेट हो जाते हैं तो सारा काम जो है वो बहुत ही फास्ट करते रहते हैं। तो उसमें कभी हमारा ब्रेकफास्ट स्किप हो जाता है, कभी हम प्रॉपरली अपना केयर नहीं कर पाते, कुछ खाना वगैरह नहीं हो पाता है। जब ब्रेकफास्ट स्किप हो जाता है तो डिनर लंच का जो टाइम है वो भी 1:30 के आसपास होता है, 1 o'clock के आसपास होता है। तो उसमें भी हम प्रॉपर वेजिटेबल्स वगैरह नहीं लेते। तो ये सारी चीज़ें जो है वो एक दूसरे से कनेक्टेड होती हैं। आप लोगों ने देखा होगा आपके घर में जो दादा हैं, दादी हैं, उनका आज भी एक प्रॉपर रूटीन होता है। प्रॉपर रूटीन इन सेंस वो 8 से 9 बजे तक तो उनको नींद आ जाती है और वो सो जाते हैं। और अर्ली इन द मॉर्निंग 4 बजे 5 बजे के आसपास वो उठ भी जाते हैं। ये और आपके कंपैरिजन में या कहें आपके फादर के कंपैरिजन में आपके दादा जो हैं वो ज़्यादा हेल्दी होंगे। उनकी जो रूटीन होगा वो ज़्यादा हेल्दीनेस की तरफ होगा। जैसे सुबह मॉर्निंग वॉक पे जाना, मोस्ट ऑफ जो दादा दादी होते हैं वो मॉर्निंग वॉक पे जाते हैं, जो हम लोग जल्दी उठते ही नहीं तो वो चीज़ हमसे अवॉइड हो जाती है। देन उनके खाने पीने का भी एक प्रॉपर तरीका होता है, उनके खाने पीने के भी प्रॉपर सेंसेस होते हैं, वेजिटेबल्स वगैरह यूज़ करना, और हर चीज़ की उनकी एक लिमिटेशन होती है। तो वो जो उनकी एक रूटीन, उनका डिसिप्लिन, उनकी जो लिमिटेशंस होती है वो आती है पॉजिटिव हेल्थ के। तो आप लोगों ने आप देखते होंगे कि वो आपसे काम करने की स्ट्रेंथ में वो आपसे ज़्यादा कैपेबल होते हैं। आप थोड़ा सा काम करते हैं और आप थक जाते हैं, और वहीं पर वो पूरा दिन अगर काम भी कर लेते हैं ना तो भी उनको थकान नहीं होती है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो हमारे डेली डिसिप्लिन के अंदर आती हैं। ये वो चीज़ें हैं जो हम सबको ही फॉलो करनी चाहिए। उनकी जो स्ट्रेंथ पावर है वो भी काफ़ी इफ़ेक्टिव होती है। अब आगे देख लेते हैं थोड़ा सा। People in developed countries achieve better physical health, but their mental health is poor. Developed countries में जो completely developed countries है उनमें लोगों की जो हेल्थ है वो ज़रूर वो फिज़िकली काफ़ी हेल्दी हैं, क्योंकि वो टाइम टू टाइम अपना रूटीन चेकअप कराते रहते हैं डॉक्टर्स के पास जाके, या जो भी उनको टैबलेट्स वगैरह, या कहते हैं कि बड़ी सिटी में रहते हैं तो छोटा सा इशू भी एक स्पेशलिस्ट को दिखा के जाके कंसल्ट कर लेते हैं तो वो सारे इश्यूज जो है ख़त्म हो जाते हैं। लेकिन उनका बट देयर मेंटल हेल्थ इज़ पुअर, लेकिन उनकी जो मेंटल हेल्थ होती है वो बहुत ही पुअर होती है। वो किस सेंस में पुअर होती है? क्योंकि जो मैंने अभी रूटीन बताया, काफ़ी हार्ड वर्क होता है, लेट नाइट तक उनकी जो है वर्किंग चलती रहती है, या लेट नाइट तक उनका जागना होता है, सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग उठ नहीं पाते हैं। तो ये जो रूटीन जो है, रात को बहुत स्ट्रेसफुल होके सोएंगे, अपने काम का टेंशन, घर का टेंशन, या किसी और चीज़ का टेंशन, अगर हम टेंशन लेके सो रहे हैं देन फिर हम लोगों का मॉर्निंग भी अच्छा नहीं होगा। ठीक है। शी believes that homemade remedies are very effective to treat many diseases. So too much dependence on doctors is undesirable. ये बहुत अच्छी चीज़ है और आज के टाइम के लिए बिल्कुल परफेक्ट लाइन है ये,
कि ये जो शुभ्रा दत्ता हैं ये वो बिलीव करती हैं कि होममेड रेमेडीज़ जो होती है वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव होती है डिजीज़ को लेकर। अभी जैसे हम लोग इस कोविड टाइम से निकल रहे हैं ना, कोरोना टाइम से हम निकल रहे हैं, तो आज के टाइम पे हमारे पास उसकी कोई डिजीज़ नहीं है उसकी कोई मेडिसिन नहीं है। वो एक ऐसी डिजीज़ है जो कह सकते हैं कि मेडिसिन लेस है। अभी तक उसकी प्रॉपर हम कह सकते हैं कोई वैक्सीनेशन नहीं हुआ है या ऐसा कुछ नहीं हुआ है। तो ऐसे में हम लोग क्या चीज़ें यूज़ कर रहे हैं, या डॉक्टर्स कोई भी कोविड पेशेंट होता है उसके साथ क्या ट्रीटमेंट किया जा रहा है, उसको गर्म पानी दिया जा रहा है। आयुर्वेदिक जो होममेड रेमेडीज, दैट मीन्स आयुर्वेदिक चीज़ें, आयुर्वेदिक जो हमारे घर में ही मिलती हैं। अभी जो लोगों के घर में रूटीन है वो क्या रूटीन है, गर्म पानी पीना, यानी कि जर्म्स फ्री वाटर। आप पानी को बॉईल कर देते हैं तो सारे जर्म्स उसमें ही ख़त्म हो जाते हैं, तो आपको एक प्योर वाटर पीने को मिल जाता है। और गर्म पानी पीने से आपके अंदर भी अगर कोई वायरस वगैरह चला गया है तो वो भी इफ़ेक्टिवली मर जाता है। देन सेकंड चीज़ हम यूज़ करते हैं हल्दी वाला दूध। आप लोगों ने देखा होगा बुज़ुर्ग व्यक्ति भी जितने होते हैं वो ज़्यादातर हल्दी वाला दूध पीते। हल्दी जो होती है टर्मरिक, वो सबसे ज़्यादा कह सकते हैं कि रेमेडिक सब्सटेंस में मानी जाती है, बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव होती है, कहीं पर भी कोई भी उसके हार्म्स नहीं होते। तो हल्दी वाला दूध, देन ग्रीन वेजिटेबल्स हैं, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो होममेड होती है। हमारा ज़ुकाम होता है तो हम तुरंत मेडिकल से या डॉक्टर से कंसल्ट करके दवाई लाते हैं। वहीं पर जो हमारे घर के बुज़ुर्ग होते हैं वो क्या कहते हैं, तुलसी पत्ते डाल के काढ़ा पियो या चाय पियो, जिससे कि वो ठीक हो जाता है, और ठीक भी होता है। नाक बंद होती है तो अक्सर बच्चे को एक छोटी सी पोटली दी जाती है जिसमें अजवाइन होती है, जिसको बार बार हम स्मेल करते हैं, इनहेल करते हैं, तो उससे जो है वो हमारी नाक खुल जाती है। तो ये सारी होममेड रेमेडीज़ है, इनके कभी साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते। वहीं पर हम जब दूसरी टैबलेट्स लेते हैं तो उसके कहीं ना कहीं हमारी बॉडी में साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं। इसलिए यहाँ पर ये बिलीव करती है कि होममेड रेमेडीज़ आर वेरी इफ़ेक्टिव टू ट्रीट मैनी डिजीज़, सो टू मच डिपेंड्स ऑन डॉक्टर इज़ अनडिज़ायरेबल। उन डॉक्टर के ऊपर ज़्यादा डिपेंड रहना भी ठीक बात नहीं है। एक डॉक्टर ही कह रही है ये चीज़ को। पॉजिटिव हेल्थ इन चिल्ड्रन समटाइम्स डिपेंड ऑन द एटीट्यूड ऑफ देयर पेरेंट्स। अब बच्चे की बात आती है, चिल्ड्रन की, कि एक बच्चे के अंदर जो पॉजिटिव हेल्थ है वो बहुत डिपेंड करती है उनके पेरेंट्स पे। पेरेंट्स पे कैसे डिपेंड करती है कि बहुत सारी चीज़ों के लिए पेरेंट डिपेंड हो जाते हैं अपने बच्चों पे। अगर उसने थोड़ी ज़िद की, वेजिटेबल्स खाने को इग्नोर किया, तो पेरेंट्स उसकी ज़िद के आगे हाँ कह देते कि हाँ। आप लोगों में से भी जो भी वीडियो देख रहे हैं बच्चे जितने भी, उनमें से कह सकते हैं 50% बच्चे ऐसे होंगे जो वेजिटेबल्स को पसंद नहीं करते होंगे। लेकिन हमारी डेली रूटीन के लिए, हमारी बॉडी के लिए ग्रीन वेजिटेबल्स, पल्सेस, प्रोटीन, विटामिन्स, ये सारी चीज़ें इक्वलिटी में हमारे बॉडी के अंदर जाना बहुत ही ज़रूरी है। नहीं तो बहुत सारे इश्यूज़ हमारी बॉडी के साथ हो जाते हैं। कभी आँखों का प्रॉब्लम हो जाता है, कभी बॉडी के अंदर कोई दूसरा प्रॉब्लम हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें हमें इंटरनली वीक करती हैं। और आप एक ग्रोइंग चाइल्ड है, इसलिए ग्रोइंग चाइल्ड को सारी चीज़ें जो है वो प्रॉपरली लेनी चाहिए। तो यहाँ पर पेरेंट्स पे डिपेंड करता है, उनके एटीट्यूड पे डिपेंड करता है कि एक बच्चे का खाना पीना कैसा होना चाहिए। बच्चे ज़िद करते हैं कि मैं ये सब्ज़ी नहीं खाऊंगा, मुझे नमकीन दे देना लंच में, मैं नमकीन के साथ ही खाऊंगा। पेरेंट्स बहुत जल्दी से अग्री हो जाते हैं कि कम से कम रोटी तो पेट में जा रही है। इट्स नॉट गुड हैबिट। बहुत सारे बच्चे दूध पीना अवॉइड करते हैं, बहुत सारे दूसरे कह सकते हैं कि जंक फूड पे ही डिपेंड होते हैं। तो ये सारी जो चीज़ें हैं वो कहीं ना कहीं पेरेंट्स भी इस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। इफ़ द पेरेंट्स पुट टू मच प्रेशर ऑन द चिल्ड्रन टू अचीव इंस्टेंट सक्सेस, दे बिकम डिस्ट्रेस एंड बिगिन टू टेक ड्रग्स। अब यहाँ पर एक दूसरा टॉपिक भी इन्होंने रखा है। पेरेंट्स कभी तो बहुत अच्छे बहुत कैरिंग होते हैं, और या कह सकते हैं कि उनकी हर जिद को पूरा कर देते हैं। देन एक टाइप के पेरेंट्स होते हैं जहाँ पर वो बहुत ज़्यादा प्रेशर डालते हैं। ये भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक कह सकते हैं। बहुत सारे बच्चे जो पढ़ने में एवरेज हैं, इंटेलिजेंट हैं,
या डल है। एक क्लास में हमें सारे तरह के बच्चे मिल जाते हैं। अब यहाँ पे पेरेंट्स का बार बार बच्चों को प्रेशराइज करना, जैसे स्पेशली 10th में आने के बाद तो ऐसा लगता है कि बच्चा 10th में क्या आया, गुनाह हो गया। 10th में आने के बाद पेरेंट्स की मेंटालिटी ये हो जाती है कि हम बच्चा जो है वो टॉप करे। बहुत अच्छी बात है, हर पेरेंट्स का ये रहता है कि मेरे बच्चे टॉप करें, बहुत अच्छी पोस्ट पे जाए, लेकिन उसके लिए सही वे में उनको टैकल करना ज़रूरी होता है। बहुत ज़्यादा प्रेशराइज करना भी ठीक नहीं होता है, क्योंकि हमें सबसे पहले बच्चे की स्ट्रेंथ देखनी पड़ती है कि वो कितना अचीव करने के लिए एबल है। फिर बहुत प्रेशर ये रहता है कि स्कूल का वर्कलोड, देन ट्यूशन का वर्कलोड, देन अदर खुद का कि इतना तो ये स्कूल और ट्यूशन में डिवाइड हो गया, देन फिर होमवर्क और उसके बाद लर्न करने का। इसमें एक 15 ईयर टू 16 ईयर्स का जो बच्चा होता है, एक टीनेजर होता है, वो इतना पजल्ड हो जाता है कि अपनी पूरी रूटीन लाइफ से डिस्ट्रेस्ड हो जाता है, डिस्टर्ब हो जाता है। उसको समझ में नहीं आता कि मैं कहाँ कहाँ क्या क्या चीज़ें अचीव करूँ, सब मिक्स हो जाता है। आप सोचो कि आप थोड़ी सी एक एग्जांपल दे रही हूँ, एक थोड़ी सी भिंडी ले लो, थोड़ी सी टिंडोरी ले लो, थोड़े से बैंगन ले लो, थोड़े से आलू ले लो, थोड़ी सी अलग अलग तरह की सारी सब्जियाँ इतनी 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 सी ले लो, उनको कट करके मिक्स करके फ्राई कर दो, पता नहीं क्या टेस्ट आएगा, एक मिक्सचर बन जाएगा। आपको में भी अच्छा भी नहीं लगे, क्योंकि हम डिफरेंट डिफरेंट वेजिटेबल्स की डिफरेंट डिफरेंट टेस्ट के साथ ही माइंड में रहते हैं। तो यहाँ पर भी सेम थिंग है, बहुत ज़्यादा मिक्स चीज़ें जब लाइफ में हो जाती हैं तब बच्चा काफ़ी पजल्ड हो जाता है। तो यहाँ पर ऐसे स्टेज में पेरेंट्स को बहुत समझदारी रखने की चीज़ है। यहाँ पर अब हमने अबाउट द टेक्स्ट पढ़ लिया। अब हमारे नेक्स्ट वीडियो में हम इसको लाइन टू लाइन इस लेसन को रीड करेंगे। आप इस लेसन को पढ़ें, बहुत सारे हार्ड वर्ड्स भी इसमें आपको देखने मिल जाएंगे, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको रीड करके हार्ड वर्ड्स को लिखें ताकि आपकी वोकेबलरी क्लियर हो। थैंक यू। सुप्रभात विद्यार्थियों, जैसा कि हमने क्रिया विशेषण में क्रिया विशेषण के अंतर्गत किसको रखा जाता है, अविकारी शब्दों के अंतर्गत आते हैं। विकारी में संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया को रखा गया है। अविकारी शब्दों में समुच्चय बोधक, संबंध बोधक, क्रिया विशेषण, इस प्रकार के जो 4 प्रकार हैं उनको हमने रखा है। तो इस प्रकार आगे हम देखें तो क्रिया विशेषण क्या है। अब क्रिया विशेषण जो हमारे अध्याय में है, प्रकरण में है, और क्रिया विशेषण कोई संबंध बोधक तो हम देखते हैं अव्यय है, संबंध बनाने वाला है ना। राम और श्याम संबंध बोधक है, किसी का संबंध बताना अव्यय, तो उनके बारे में अध्ययन करेंगे ही। लेकिन इससे पहले क्रिया विशेषण जो हमारे इकाई में जोड़ा गया है, सिलेबस में भी है, उसके हिसाब से देखें तो क्रिया विशेषण पर बात करें तो क्रिया विशेषण जो हैं, अब क्रिया विशेषण के मुख्यतः 4 भेद होते हैं। अब यहाँ हमने देखा क्रिया विशेषण क्या है, अविकारी शब्दों तक हमने अध्ययन कर लिया था क्रिया विशेषण। अब ऐसे अव्यय शब्द जो क्रिया की विशेषता बतलाते हैं उन्हें क्रिया विशेषण कहते हैं। हमने इतने समय तक देखा था कि संज्ञा, सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को देखा, वो विशेषण के अंतर्गत थे। विशेषण की विशेषता को रखा था, वो प्रविशेषण में रखा था। लेकिन आज हम देखे हैं कि क्रिया विशेषण में क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्दों को रखा है जो क्रिया विशेषण के अंतर्गत आते हैं। अब जैसे मोहन वहां पढ़ता है, सावधानी से पढ़ता है। अब यहाँ पर मोहन हमारा कर्ता हो गया, पढ़ना हमारी क्रिया, लेकिन पढ़ना क्रिया की विशेषता क्या है, वहां पढ़ता है, जहां पढ़ता है। जब स्थान दिया है, स्थानवाचक क्रिया विशेषण के अंदर वहां पढ़ता है, और सावधानी से पढ़ता है, पढ़ता है, लेकिन किस प्रकार, तरीका क्या है, रीतिवाचक में सावधानी से पढ़ता है, सावधानी से पढ़ता है जो तरीका है ना। तो यहां पर जो सावधानी शब्द हैं, जो सावधानी शब्द हैं है ना, उसमें देखें तो सावधानी शब्द हैं। तो यहाँ हमने देखा कि जो मोहन वहां पढ़ता है, वहां शब्द और सावधानी, ये दो जो है क्रियाओं की विशेषता बताने वाले हैं। क्रिया किस प्रकार हो रही है, सावधानी से हो रही है, क्रिया कहाँ कैसे पढ़ रहा है, वहां कहाँ पढ़ता है, वहां। तो यहाँ पर क्रिया विशेषण
के प्रमुख भेदों को देखें तो 4 प्रकार के होते हैं। पहला है कालवाचक क्रिया विशेषण। कालवाचक क्रिया विशेषण से नाम से ही पता चलता है कि जहां पर समय का बोध हो। अभी हमने देखा क्रिया विशेषण के कार्यों में देखा, आवश्यकताओं में देखा कि क्रिया विशेषण का हमने इससे मिलान भी किया तो भी पता चला कि उसके अंतर्गत कौन सा कार्य आता है, कौन सा क्रिया विशेषण किसके अंतर्गत कार्य करता है। तो जहां पर कालवाचक समय का बोध कराता है तो समय का बोध ऐसे अव्यय शब्द या अविकारी शब्द जो क्रिया के होने का समय व्यक्त करते हैं। जहां पर क्रिया के होने का समय व्यक्त होता है वहां पर क्या होगा, कालवाचक क्रिया विशेषण होगा। कालवाचक क्रिया विशेषण होगा। कालवाचक क्रिया विशेषण जो क्रिया के होने का समय व्यक्त करते हैं उन्हें कालवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे आज मेरी परीक्षा है, अब आज क्या है, समय का। कल जयपुर जाएगा, ठीक है, तो कल क्या है, विषमय का बोध है। कोई 2 दिन बाद परीक्षा है, समय है 2 दिन का। तो ये जो वाक्य है, अब आज मेरी परीक्षा, इस वाक्य में आज कालवाचक क्रिया विशेषण है। अब कालवाचक क्रिया विशेषण की पहचान के कुछ शब्द दिए होते हैं जिससे ही भी हम पहचान कर सकते हैं। ऐसे शब्द आ जाएं वहां पर कालवाचक क्रिया विशेषण होगा। कल आ जाए, कल मोहन बाजार जाएगा या मोहन कल जाएगा, तो जाएगा क्रिया का कब, कल। जब, प्रतिदिन, ठीक है, प्रतिदिन व्यायाम करता है तो मोहन व्यायाम प्रतिदिन करता है, कब करता है, प्रतिदिन। प्राय, अभी अभी, लगातार, अब, तब, पहले, बाद में, तुरंत, प्रातः आदि कालवाचक क्रिया विशेषण के अंतर्गत आते हैं। इन शब्दों को नोट कर लें और इन शब्दों को याद कर लें जिससे पता चले उन शब्दों को देख करके ही कालवाचक क्रिया विशेषण की पहचान की जा सके। क्योंकि सभी में कुछ शब्द होते हैं, कुछ न कुछ बिंदु होते हैं, उन बिंदु के आधार पर हम पता लगा सकते हैं कि कौन सा किसके अंतर्गत आएगा। आगे बढ़े तो स्थानवाचक, दूसरा हमारा है स्थानवाचक क्रिया विशेषण। स्थानवाचक क्रिया विशेषण के अंदर क्या होता है, ऐसे अव्यय शब्द जिनसे क्रिया के घटित होने के स्थान का ज्ञान होता है। पहले हमने देखा काल में समय का ज्ञान होता है, स्थानवाचक में स्थान का ज्ञान हो रहा है। जहां स्थान का ज्ञान होता है वहां पर हमेशा स्थानवाचक क्रिया विशेषण होगा। उन्हें स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे यहाँ, वहां, कहीं, वही, ऊपर, नीचे, बाएं, पास, दूर, अंदर, बाहर, सामने, निकट आदि जो शब्द हैं वो सब स्थान का बोध कराते हैं। ठीक है, खेल का मैदान विद्यालय के पास स्थित है। अब स्थित है, स्थित होना क्या है, क्रिया है, और उसकी विशेषता कहाँ पर, के पास। किसके पास, विद्यालय के पास। तो यहाँ पर खेल का मैदान विद्यालय के पास स्थित है, तो यहाँ पर स्थान का बोध हो गया। ठीक है, जैसे कोई मंदिर विशेष की बात की जाए कि देवालय मंदिर विशेष की बात करें, जैसे राधा कृष्ण मंदिर बाएं तरफ स्थित है। तो यहाँ से कोई रास्ता जा रहा है, किसी ने पूछा तो हम क्या बाएं तरफ स्थित है, तो जो स्थित कहाँ है, किस तरफ है, दिशा, स्थान का बोध बाएं तरफ। ठीक है, पास की बात की जाए, ठीक है, दूर की बात की जाए, अंदर की, बाहर की, इस प्रकार के कुछ शब्द आते हैं जिससे पता चलता है कि स्थानवाचक क्रिया विशेषण होगा। ठीक है, आगे बढ़े तो स्थानवाचक के बाद तीसरा हमारा रीतिवाचक क्रिया विशेषण आता है। रीतिवाचक क्रिया विशेषण में हमने पहले ही बताया कि 4 प्रकार के कार्य उसमें रीतिवाचक क्रिया विशेषण के अंदर होते हैं। जैसे रीतिवाचक क्रिया विशेषण ऐसे अव्यय शब्द जो क्रिया की विधि या रीति को व्यक्त करे, रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। इनसे क्रिया के निश्चय, अनिश्चय, स्वीकार, कारण, निषेध आदि अर्थ प्रकट होते हैं। कौन कौन से, रीति या विधि की बात की जाए, जिसमें रीति और विधि की बात की जाए वो हमेशा रीतिवाचक क्रिया विशेषण के अंतर्गत आएगा। और इसमें क्रिया के निश्चितता का बोध होगा, अनिश्चितता का बोध होगा, क्रिया की स्वीकार का बोध होगा, कारण का बोध होगा, निषेध का बोध होगा। हमने देखा था निषेध में, स्वीकृति में, अस्वीकृति में, जिनमें भी देखा था उन सब में क्या था, निषेध आदि प्रकट हुए थे, वहां पर रीतिवाचक क्रिया विशेषण को रखा था। ठीक है,
रीतिवाचक क्रिया विशेषण को रखा था। अब देखें यहाँ राम धीरे धीरे चलता है। अब चलना जो क्रिया है हमारी, अब उसका ढंग क्या है, विधि क्या है, तरीका क्या है, कैसे चलता है, धीरे धीरे। राम धीरे धीरे चलोगे तो बस निकल जाएगी। तो चलना कैसा है, धीरे धीरे। घोड़ा तेज दौड़ता है। अब दौड़ने की विशेषता कैसी है, तेज। वे ध्यान पूर्वक सुन रहे थे। सुनना कैसा था, ध्यान पूर्वक। वे ध्यान पूर्वक पढ़ रहे थे। पढ़ना कैसा था, ध्यान पूर्वक, है ना। वे सावधानी से लिख रहे थे। कैसे लिख रहे थे, सावधानी से। तो बहुत से उदाहरण हैं जिनका प्रयोग करते हुए हम इन शब्दों को देखें और उन शब्दों से पता लग जाएगा कि कौन सा क्रिया विशेषण है और रीतिवाचक क्रिया विशेषण में क्या क्या होता है। ठीक है, तो धीरे धीरे, तेज, ध्यानपूर्वक, और हमने देखा है स्वीकृति विधि। अब कल ही बता, हाँ जाओ, रीतिवाचक बता दिया था। जाना कैसा, स्वीकृति मिली है। निषेध, मत करो, करना नहीं है कुछ काम तो मत करो, तो वहां पर मत है जो निषेधता का बोध करवा दिया था। ठीक है, तो ध्यानपूर्वक, तेज और धीरे धीरे, ये सब रीतिवाचक क्रिया विशेषण के अंतर्गत आते हैं। अब अंत में हमारा रहा है जो है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण ऐसे अव्यय शब्द जो क्रिया की अधिकता का, न्यूनता का बोध कराते हैं। हमने देखा विशेषण भी है परिमाणवाचक, उसमें संख्यावाचक भी था। परिमाणवाचक में निश्चित और अनिश्चित दोनों प्रकार के थे। तो यहाँ पर भी न्यूनता का और अधिकता का बोध होता है। वहाँ पर परिमाणवाचक क्रिया, परिमाण का अर्थ ही है नापतोल, नापतोल, मापतोल करना, यही परिमाणवाचक है। अब जिसमें थोड़ा थोड़ा, जितना, उतना, अधिक, कम, कुछ, ये सब परिमाणवाचक क्रिया विशेषण के अंतर्गत आते हैं। अब देखें, वह उतना ही बार उठा पाएगा। कितना, उतना। ठीक है, नदी में पानी अधिक बह रहा है, तो जो अधिक है, उतना है, ये जो शब्द हैं वह उतना ही खाना खा पाएगा। ठीक है, क्या, कितना, उतना, जितना और अधिक, कम, इन प्रकार के देखें तो परिमाणवाचक के अंतर्गत आते हैं। और परिमाणवाचक के अंतर्गत जो हो गए, अब अंत में हमारा कुछ उदाहरण हैं जिनसे हम पता लगाएंगे कि कौन कौन सा। अब ये उदाहरण दिए, मैं कल तुम्हारे घर गया था। कब गए, कल। कल जो है किसका बोध कर रहा है, समय का, कालवाचक। पिताजी अंदर बैठे हैं। कहाँ पर, अंदर, बाहर, इस प्रकार का आता है। तो कहाँ पर, अंदर, तो स्थानवाचक। मैं बिल्कुल थक गया हूँ। बिल्कुल, कम, थोड़ा, अधिक, ये कौन सा है, परिमाण, है ना। बिल्कुल अर्थात पूर्ण रूप से, है ना। तो यहाँ पर पूर्ण रूप से या पूरा, अधिक, ये तो परिमाणवाचक। उतना खाना चाहिए जितना पच सके, तो यहाँ पर उतना और जितना, ये भी क्या है, परिमाणवाचक। मोहन छत पर खड़ा है, स्थानवाचक, स्थान का बोध है। जितना पढ़ोगे उतने ही मात्रा में परिणाम प्राप्त होगा। अब यहाँ पर जितना और उतना, परिमाणवाचक। रमेश खूब सोता है। रमेश खूब सोता है, कम पढ़ता है, तो खूब अधिक की बात है, कम परिमाणवाचक में। राधा तेज चलती है। चलना कैसा, तेज, रीतिवाचक। बस फटाफट भर गई। अब ये फटाफट शब्द भी है, कुछ देशिज शब्द भी प्रयोग में आ जाते हैं। कभी कभी एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं कि जल्दी जल्दी की जगह फटाफट शब्द भी दे दें, तो यहाँ पर हमें ध्यान रखना है, बस फटाफट भर गई, तो रीतिवाचक क्रिया विशेषण। तो ये क्रिया विशेषण जो हमारा अध्याय था उसको पूर्ण रूप से रीतिवाचक क्रिया विशेषण, पहला हमारा कालवाचक, दूसरा स्थानवाचक, तीसरा रीतिवाचक, चौथा परिमाणवाचक, इन चारों को उदाहरण सहित हमने समझने का प्रयास किया। और इनके कौन कौन से कार्य हैं, इनकी क्रिया विशेषण की आवश्यकता क्या है, क्योंकि स्वीकारी शब्दों में संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता प्रकट करने के लिए विशेषण का प्रयोग होता है, उसी प्रकार क्रिया की विशेषता प्रकट करने के लिए हमने क्रिया विशेषण शब्दों का प्रयोग किया था। और क्रिया विशेषण का हमारे इस दैनिक जीवन में यही है, जो भी हम कार्य करते, जो भी हम क्रिया करते हैं, उसका कार्य, जो क्रिया करते हैं उसका हमें उसका ध्यान रहे कि कार्य कब हुआ, किस प्रकार हुआ, कैसे होगा, इन सब का अध्ययन इन क्रिया विशेषण के अंतर्गत हमने देखा था। तो ये जो क्रिया विशेषण था उसमें यही ध्यान रखना है, मूल एग्जामिनर यही पूछता है कि क्रिया विशेषण
किसके अंतर्गत आते हैं? अविकारी शब्दों के अंतर्गत। पहला प्रश्न वही बन जाता है, किसके अंतर्गत आते हैं? यहां देखें तो क्रिया विशेषण किसके अंतर्गत आते हैं? तो पहला अविकारी, ठीक है। दूसरा प्रश्न यही बनता है किसके अंतर्गत? ठीक है। अब क्रिया विशेषण की आवश्यकता महत्व, दूसरा प्रश्न यही, आवश्यकता महत्व क्या है? ठीक है। तो क्रिया की विशेषता प्रकट करने के लिए इसका आवश्यकता महत्व है, ठीक है। क्रिया विशेषण की विशेषता प्रकट करने, क्रिया विशेषण एक क्रिया दूसरे क्रिया विशेषण की विशेषता प्रकट करता है, उसके लिए फिर क्रिया विशेषण के प्रकार के बारे में कभी प्रश्न हो जाता है तो 4 प्रकार हैं। फिर प्रश्न हो जाता है कि उदाहरण के आधार पर पता करना है ना। तो इनमें भी इन 4 प्रकार के अविकारी, फिर इनके साथ ही अविकारी के साथ कभी कभी क्रिया विशेषण की परिभाषा, क्योंकि प्रश्न हमारा टॉपिक क्या है? मूल क्रिया विशेषण है, इसीलिए एग्जामिनर क्रिया विशेषण पहले पूछेगा, क्रिया विशेषण के अंतर्गत ही आएंगे। अब क्रिया अविकारी सब कंप्लीट हो चुका है, क्रिया विशेषण के साथ ही यहाँ हमारा अध्याय समाप्त होता है। आगे नए प्रकरण के साथ पुनः क्लास देखेंगे। धन्यवाद। सुप्रभात विद्यार्थियों, जैसे आपने पिछले दिनों में एक लेसन पूरा कर लिया था शुरुआती, आज अपन दूसरा अध्याय शुरू करने जा रहे हैं, जिसका नाम है संघीय शक्ति। संघीय शक्ति का मतलब होता है संगठन में भी शक्ति। संगठन का मतलब एकता में ही अनेकता है। इस पाठ का प्रसंग है संगठन में ही शक्ति होती है। किस तरह से गुरु की अवज्ञा करके और संगठन में रह करके काम करने पर किस तरह से फायदा होता है या नुकसान होता है, वह इस लेसन में इस अध्याय में बताया गया है। कि गुरु की अवज्ञा की है, आज्ञा नहीं मानी है, और किसी की आज्ञा मान करके काम करना और नहीं मान के काम करना, दोनों के परिणाम का ही इस पाठ में बताया गया है। शुरू करेंगे द्वितीय पाठ, संघीय शक्ति। द्वितीय पाठ, संघीय शक्ति। संगठन में ही शक्ति होती है। पाठ परिचय देख लेंगे पहले। नीति कथा साहित्य हितोपदेश अन्यतम ग्रंथ। नीति साहित्य में हितोपदेश नामक एक अन्यतम ग्रंथ यानी सबसे श्रेष्ठ ग्रंथ है। एवं ही श्रुति, ऐसा ही सुना है कि नारायण शर्मा नामना पंडित पाटलिपुत्राधिपति सुदान नीति शास्त्रम ग्रंथ रचयामास। ऐसा सुना है कि पंडित नारायण शर्मा ने पाटलिपुत्र जो राजा था, पाटलिपुत्र का अधिपति का मतलब राजा, पाटलिपुत्र का जो राजा थे उनके पुत्र, सुतान का मतलब पुत्र, सुतान का मतलब बहुवचन पुत्रों को, पाटलिपुत्र के राजा के पुत्रों को नीति शास्त्र का ज्ञान देने के लिए पंडित शर्मा ने इस ग्रंथ की रचना की। कहा जाता है कि पाटलिपुत्र के जो राजा था पाटलिपुत्र का, उसके 4 संतानें थी। तो 4 संतानों को पाटलिपुत्र के राजा ने पंडित नारायण शर्मा को संदेश दिया कि ऐसे किसी ग्रंथ की रचना करो जिससे कि मेरे पुत्र को कोई नीति शास्त्र की कोई उनके अंदर ज्ञान आवे, नीति का ज्ञान आवे। इस तरह से फिर उन्होंने इस ग्रंथ की रचना की। स्वमनोज्ञ प्रवाहमय शैलिया अयम ग्रंथ लोकेषु अति प्रसिद्ध। मनो की प्रवाह शैली, सुंदर शैली से यह ग्रंथ पूरे लोकों में, पूरे संसार में प्रसिद्ध नहीं, अति प्रसिद्ध हुआ, बहुत ही प्रसिद्ध हुआ। सरल भाषा अस्मिन् ग्रंथे पंचतंत्रादि ग्रंथान्वारी कृत्य पशु कथा नाम समूह अस्ति। यह ग्रंथ बहुत ही सरल भी है, सरस भी है, मधुर भी है। और अस्मिन् ग्रंथे, इस ग्रंथ में पंचतंत्रादि ग्रंथ, इस ग्रंथ में 5 तंत्र के आधार पर इस ग्रंथ में पशु कथाओं का संग्रह, यानी इस ग्रंथ में कवि नारायण शर्मा ने पशु पक्षियों को माध्यम बना करके इस ग्रंथ की रचना की। इस ग्रंथ में पशु पक्षियों के आधार
को शिक्षा देने का उन्होंने प्रयास किया है। हितोपदेशस्य चत्वार परिच्छेदा उपलभ्यन्ते। हितोपदेश नामक ग्रंथ में, इस ग्रंथ में 4 परिच्छेद हैं, 4 भाग हैं। जैसे कि पंचतंत्र को रचा था पंडित विष्णु शर्मा ने, तो हितोपदेश को रचा पंडित नारायण शर्मा ने। तो उस पंचतंत्र में तो 5 भाग हैं, तो नारायण शर्मा द्वारा रचित हितोपदेश में 4 तंत्र हैं। पहला मित्र लाभ, दूसरा श्रुत वेद, तीसरा विग्रह और चौथा संदिष्ट। ये 4 इसके अंदर परिच्छेद बताए गए हैं। प्रस्तुत अयं पाठ मित्र लाभ परिच्छेदस्य प्रथमतया संपादितो अशु विद्यते। यह जो पाठ है वह मित्र लाभ नामक परिच्छेद से लिया गया है। मित्र लाभ नामक परिच्छेद से यह पाठ लिया गया है। अस्मिन् पाठे गुरुणा अवज्ञाया, इस पाठ में गुरु की अवज्ञा, आज्ञा का विलोम शब्द अवज्ञा। आज्ञा का मतलब कहना मानना और अवज्ञा का मतलब कहना नहीं मानना। तो गुरुओं की अवज्ञाया, गुरु की आज्ञा नहीं मानकर एक ही गुरुकृत प्रयास और एक होकर के प्रयास करने पर जो फल प्राप्त होता है वही इस पाठ में बताया गया है। कि गुरु की आज्ञा नहीं मानी और फिर एक होकर के प्रयास करोगे किसी भी काम को करने का, उसका परिणाम क्या होगा, उसी का इस पाठ में वर्णन किया गया है। चित्रग्रीवस्य अवज्ञां कृत्वा कपूरताः जालबद्धा समझा। चित्रग्रीव नाम का एक वृद्ध कपूर था, कबूतर। कृत्वा करके के धातु का प्रत्यय, चित्रग्रीवस्य अवज्ञां कृत्वा कपूरताः जालबद्धा समझा। चित्रग्रीव नाम का एक वृद्ध कबूतर था, उसकी अवज्ञा, उनकी आज्ञा नहीं मान करके किस तरह से कबूतर जालों में, पूरी जाल में बंद हो गए। पुनश्च चित्रग्रीवस्य उपदेशे एकी चित्ते हुए सहतिमाश्रित्य जालमादाय उदेता। फिर चित्रग्रीव की पुनः उपदेश से, चित्रग्रीव नामक बूढ़े कबूतर ने पुनः उपदेश दिया, पुनः उसने एक आदेश दिया कि एक घबराने से काम नहीं चलेगा, एक होकर फिर जाल को लेकर आप उड़ने का प्रयास करो। ऐसे एक पाठ्य उपदेश, यही इस पाठ का उद्देश्य है कि संघीय शक्ति, संगठन में शक्ति होती इति वा संहति कार्य साधिका, संगठन से ही कार्य सिद्ध होते हैं। और इस पाठ का मूल सारांश यही है कि संगठन में शक्ति होती है और संगठन से शक्ति से ही हर कार्य, छोटे बड़े हर कार्य सिद्ध होते हैं। पाठ चालू करेंगे। संघीय शक्ति, संगठन में शक्ति, किसी की भी अवज्ञा नहीं करनी चाहिए और संगठन में रह करके हमें हर कार्य को पूरा करना चाहिए। पाठ की शुरुआत करेंगे अपन, किताब के अंदर अंडरलाइन रखेंगे। अस्ति गोदावरी तीरे विशाल श्यामली तरुण। गोदावरी नदी के किनारे एक श्यामली तरुण, श्यामली का मतलब सैमल का वृक्ष, जिसकी लकड़ी बहुत ही ऊंचा होती है, बहुत ही टिकाऊ होती है। अस्ति गोदावरी तीर का मतलब किनारा, गोदावरी नदी का नाम है। अस्ति गोदावरी तीरे विशाल श्यामली तरुण। गोदावरी नदी के किनारे एक विशाल सैमल का पेड़ था। नानादिक देशादत्य रात्रो पक्षिणो तत्र निवसन्ति। नाना का मतलब विविध, अलग अलग। दिक दिशा, दिक का मतलब होता है दिशाएं, देशा का मतलब देश, अलग अलग दिशाओं से और देश से आकर, आकर या आकर के, अलग अलग दिशाओं से और देशों से आकर रात्रो पक्षियों तत्र निवसन्ति। रात को पक्षी उस पेड़ पर निवास करते थे। इस पर सैमल के वृक्ष पर रात को अलग अलग दिशाओं से, अलग अलग देशों से अनेक प्रकार के पक्षी आकर के उस वृक्ष पर निवास करते थे। अतः कदाचित अवसन्नाया रात्रो अस्ताचल चूड़ावलंबिनी भगवती कुमुदिनी नायक के जन्मवती लघुपति नामना वायस प्रभु। वायस का मतलब होता है कौवा। अवसन्नाया का मतलब समाप्ति। अस्ताचल चूड़ावलंबिनी, अस्ताचल की शिखर पर भगवती कुमुदिनी, कुमुदी एक फूल का नाम है,
चंद्रमसी का मतलब चंद्रमा, लघुपत्र का मतलब उस कौवे का नाम है लघुपत्र। वापस देखेंगे, अतः कदाचित अवसानाया रात्रो, रात्रि समाप्त होने पर अस्ताचलचूड़ामणि अवलंबिनी भगवती कुमुदिनी नायकी चंद्रमसी लघुपत्र नामा वायस। क्या हुआ कि रात को जब भगवान सूर्य अस्त होने पर भगवान अस्ताचल को चले गए, अस्ताचल के शिखर पर जब विश्राम कर रहे थे तो कुमुदिनी के नायक चंद्रमा ने लघुपत्र नामक एक वायस प्रभु ने कौवे को जागता हुआ देखा। जब भगवान अस्ताचल को चले गए थे, सूर्य भगवान चले गए थे, तो रात्रि के समय चंद्रमा कुमुदिनी के स्वामी चंद्रमा ने लघुपत्र नामक एक प्रभु के जागे हुए कौवे को उन्होंने देखा। कृतांतमीव नित्यम आयतम व्याधि, कृतांतमीव का मतलब यम के समान, यमराज के समान किसी दूसरे को आता हुआ एक व्याध भी उस कौवे ने देखा। व्याध का मतलब होता है शिकारी, व्याध को देखा। तो 3 जो 4 जो गद्यांश हैं, 3 जो 4 लाइन हैं, उसका नोटबुक में इसका हिंदी भावार्थ लिखेंगे प्रसंग से कि प्रस्तुत गद्यांश प्रस्तुत करता हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत स्पंदनाएँ की द्वितीय पाठ से यह लिया गया है। यह इस गद्यांश की रचयिता पंडित नारायण शर्मा है, और जो मित्रलाभ नामक परिच्छेद से यह कथा ली गई है। इस तरह से प्रसंग देखकर इन 3 लाइनों का हिंदी भावार्थ करेंगे। धन्यवाद। गुड मॉर्निंग एवरीवन, सभी को सुप्रभात। लेसन नंबर 9 जो अपना चल रहा है लाइट या प्रकाश, उसके अंतर्गत अपन ने क्या चीज़ें पढ़ ली। एक तो इसकी डेफिनेशन, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, ये सारी चीज़ें अपन डिस्कस कर चुके हैं। परावर्तन के नियम, परावर्तन, अपवर्तन अपना टॉपिक जो बाकी है वो अब पढ़ेंगे अपन। तो परावर्तन के अंतर्गत अपन ने 3 चीज़ें पढ़ ली थी। एक तो परावर्तन की डेफिनेशन, परावर्तन किस किस टाइप का होता है, और परावर्तन के लॉ, है ना, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, डेफिनेशन ऑफ लॉ एंड टाइप्स ऑफ रिफ्रैक्शन, ये सारी चीज़ें अपन ने देख ली थी। आज अपन कुछ डेफिनेशंस लिखेंगे, है ना। इस रिफ्रैक्शन के बेसिस पे कुछ डेफिनेशंस आएगी। फोकस पॉइंट, प्रिंसिपल रे, है ना, प्रिंसिपल एक्सिस, इंसिडेंट रे, लेंस, मिरर, बहुत सारी चीज़ें आएगी। तो अपन, और लास्ट क्लास जब हुई थी अपन, लास्ट क्लास के अंदर क्या पढ़ रहे थे, साइन कन्वेंशन पढ़ रहे थे या कार्तिकेय चिन्ह परिपाटी पढ़ रहे थे। तो उसी चीज़ को अपन आज भी कंटिन्यू करेंगे, लेकिन उससे पहले वो कार्तिकेय चिन्ह परिपाटी समझे इससे पहले अपन कुछ डेफिनेशन की बात कर लेते हैं। कुछ डेफिनेशन क्या क्या आएगी। एक तो आएगी मुख्य अक्ष, जिसे अपन प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं, उसकी परिभाषा क्या होगी। एक आपकी फोकस बिंदु की परिभाषा, एक फोकस दूरी की परिभाषा, एक वक्रता त्रिज्या, ये कुछ ऐसी परिभाषा आएगी, है ना। रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये कुछ डेफिनेशंस हैं जिन डेफिनेशंस को अपना पढ़ना लेंस के लिए और मिरर के लिए, दोनों के लिए ज़रूरी होता है। चाहे मिरर हो चाहे लेंस हो, दोनों के अंदर ये डेफिनेशंस बनती हैं, दोनों के अंदर ये परिभाषाएं आती हैं। तो इन परिभाषाओं को अपन एक बार लिख लें, फिर अपन कार्तिकेय चिन्ह परिपाटी या साइन कन्वेंशन पढ़ेंगे। उसके बाद अपन क्या करेंगे, इमेज फॉर्मेशन बाय मिरर, ये देखेंगे कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर के द्वारा इमेज फॉर्मेशन कैसे होता है उनको देखेंगे। तो थोड़ी सी अपन परिभाषाएं लिख लेते हैं, है ना। कुछ डेफिनेशंस बनती हैं वो अपन देख लेते हैं, कौन कौन सी परिभाषाएं बनती हैं, है ना। डेफिनेशन कौन कौन सी हैं, है ना। अपन मिरर की बात करें तो मिरर के अकॉर्डिंग में, जैसे ये मिरर बना दिया, लास्ट टाइम भी हमने इस मिरर के बारे में पढ़ा था। तो ये कौन सा मिरर हो गया, ये आपका कौन सा हो गया, जब रिफ्लेक्टिव सरफेस आपका इनवर्ड हो, यहाँ कोई किरण टकराएगी ना, तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस जब इनवर्ड हो तो क्या बोलेंगे उसको, कॉनकेव मिरर, है ना। आपको याद होनी चाहिए ये चीज़ें, बार बार चीज़ें समझाने की ज़रूरत नहीं आनी चाहिए ना, क्योंकि मिरर की बात करेंगे या चाहे लेंस की बात करेंगे, कौन सा मिरर है कौन सा लेंस है ये आपको पहले से पता होना चाहिए। अगर इस तरह से मिरर बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, कॉन्वेक्स मिरर। ऐसा क्या होगा, जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस इनवर्ड हो और जिसका रिफ्लेक्टिव सरफेस आउटवर्ड हो। तो आउटवर्ड वाला क्या हो गया, कॉन्वेक्स मिरर हो गया, इनवर्ड वाला आपका क्या हो गया, कॉनकेव मिरर हो गया। अब ये एक लाइन बीच में से निकाल रहा हूँ, सेंटर है, देखो
जितना नीचे है उतना ही ऊपर भी है। तो अ रे पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ मिरर नॉन एज प्रिंसिपल एक्सिस, जैसा मैं बना रहा हूं वैसी उसकी डेफिनेशन होगी। क्या होगी? पहली परिभाषा क्या होगी आपके? मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष को क्या बोलेंगे? प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। तो प्रिंसिपल एक्सिस की परिभाषा पढ़ेंगे अपन, प्रिंसिपल एक्सिस देखेंगे। तो प्रिंसिपल एक्सिस के अंदर ये ध्यान रखना आपने को कि प्रिंसिपल एक्सिस जो है ना, मुख्य अक्ष जो है वो मुख्य अक्ष किसे कहेंगे? प्रकाश की किरण जब किसी दर्पण के मुख्य अक्ष से गुजरती है वह रेखा मुख्य अक्ष कहलाती है ना। या दर्पण के मध्य से गुजरने वाली रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं। क्या कहते हैं? दर्पण के मध्य से, मध्य मतलब सेंटर पॉइंट से, ये जितना ऊपर हो उतना ही नीचे, ये आपका क्या हो गया? सेंटर हो गया। इस सेंटर को क्या कहते हैं? पोल। पोल को क्या कहते हैं? ध्रुव, ठीक है, ध्रुव बिंदु। तो इसी से सेंटर से ही निकलने वाली रेखा को या पोल से या मध्य से गुजरने वाली रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं। तो परिभाषा क्या बन गई मुख्य अक्ष की? क्या परिभाषा बन गई? किसी, देखो लेंस हो या दर्पण हो, दोनों के लिए सेम परिभाषा है। किसी दर्पण या लेंस के मध्य से गुजरने वाली रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं। क्या हो गया? किसी दर्पण या लेंस के मध्य से गुजरने वाली रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं। किसी दर्पण या लेंस के मध्य से, ये दर्पण या लेंस मान लो इसी को, ये दर्पण हो गया। अगर लेंस बनाते कैसे बनाते? ये कॉनकेव लेंस हो गया, ये कॉन्वेक्स लेंस हो गया। इसमें से मध्य से गुजरने वाली रेखा को क्या बोल देंगे अपन? मुख्य अक्ष बोलेंगे। मतलब जो सेंटर से पास होती है उसे अपन क्या बोलेंगे? मुख्य अक्ष बोलेंगे। अब प्रिंसिपल एक्सिस इसी को मुख्य अक्ष कहते हैं। इसी का ट्रांसलेट करके अपन इंग्लिश में लिख देंगे, अ रे पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मिरर known as principal axis. A ray passing through center of mirror, a ray passing through the center of mirror known as principal axis. मतलब कोई ऐसी रे जो आपके किसी मिरर और लेंस के मध्य से गुजरती, उसी को आप क्या बोलेंगे? प्रिंसिपल एक्सिस बोलेंगे। ठीक है, पहली परिभाषा होगी। ठीक है, दूसरी परिभाषा लिखते हैं अपन। दूसरी परिभाषा क्या लिख देनी? मुख्य अक्ष हो गया। अब लिखते हैं फोकस बिंदु, है ना। 4 परिभाषा लिखेंगे, ज्यादा नहीं। ठीक है, दूसरी परिभाषा मिटा देता हूँ ना, थोड़ा बोर्ड अपने को ज़्यादा मिल जाएगा। दूसरी परिभाषा लिख देते हैं अपन। दूसरी क्या लिखे? फोकस बिंदु। ठीक है, फोकस बिंदु की परिभाषा क्या होगी? जैसे फोकस बिंदु बना देते पहले, ये मैंने बना दिया लेंस या सॉरी मिरर, कॉनकेव मिरर बना दिया। ये आपके प्रिंसिपल एक्सिस बना दी। यहाँ मान लो कोई ऑब्जेक्ट कर रहे हैं, उस ऑब्जेक्ट की एक आपतित किरण होगी जो सूर्य से आएगी। मान लो ऐसी सूर्य से किरणें आ रही बहुत सारी, है ना। यहाँ ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, मान लो ए बी। इस ऑब्जेक्ट से टकराने के बाद एक किरण आएगी, आपतित किरण। कौन सी आएगी? आपतित किरण, है ना। आने वाली किरण को क्या बोलेंगे? आपतित किरण या इंसिडेंट रे। इसी को क्या बोलते हैं? इंसिडेंट रे या आपतित किरण। ठीक है, आपतित किरण। अब ये आपतित किरण यहाँ से टकराई और यहाँ से निकल गई, मान लो यहाँ से निकल गई। ठीक है, आपतित किरण टकराने के बाद किससे? मिरर से या लेंस से, चाहे लेंस हो चाहे मिरर हो, टकरा के
कोई ना कोई किसी न किसी दिशा में मुड़ेगी। जिस प्रकार का लेंस होगा उसका वैसा नेचर होगा, और उस नेचर के अकॉर्डिंग ही वो किरण इनवर्ड होगी या आउटवर्ड होगी, या है ना, डाइवर्ज होगी या कन्वर्ज होगी, अंदर आएगी या बाहर जाएगी, वो उस लेंस और मिरर के नेचर पे डिपेंड करेगा। तो मान लो अपन ने कॉनकेव मिरर लिया, कॉनकेव मिरर का नेचर कैसा होता है, ये इंसिडेंट रे को क्या करती है, कन्वर्ज करती है, इकट्ठी करती है ना। इसका मैकेनिज्म ऐसा होता है कि सारी रे को क्या इकट्ठी करके एक बिंदु पर मिलाती है। तो मान लो ये ऐसे टकरा के यहाँ से निकली, तो आपतित किरण दर्पण से टकराने के पश्चात परावर्तित होके मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलेगी वह बिंदु आपका फोकस बिंदु कहलाएगा। तो क्या परिभाषा होगी, आपतित किरण किसी दर्पण से टकराने के पश्चात परावर्तित होकर मुख्य बिंदु पर जिस बिंदु पर या मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती है उसे आप फोकस बिंदु कहते हैं। जैसे क्या लिख दूं मैं, प्रकाश की किरण दर्पण या लेंस, जैसे मैं दर्पण ले रहा हूं दर्पण के बारे में लिखूंगा, लेंस लिख रहा हूं लेंस के बारे में लिखूंगा, ठीक है ना। तो दर्पण से टकराने के पश्चात परावर्तित होकर मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलेगी वह बिंदु फोकस बिंदु कहलाता है। ठीक है, अब इसको क्या बोलेंगे, फोकस पॉइंट। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, फोकस पॉइंट। ठीक है, इंग्लिश की परिभाषा भी लिख देंगे अपन। क्या लिखेंगे, फोकस पॉइंट की फोकस पॉइंट की परिभाषा क्या हो जाएगी, क्या हो जाएगी, लाइट रे पैरेलल एंड closed to principal axis after reflection। क्या लिखा, a light ray parallel and close to principal axis after reflection known as focus point। कैसे, ऐसे, अ लाइट रे आई, कैसे आई, ये लाइट रे आई, कैसे आई, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लिखा, पैरेलल प्रिंसिपल एक्सिस पैरेलल हुई, एंड क्लोज टू प्रिंसिपल एक्सिस। कहाँ क्लोज हुई, ये यहाँ क्लोज हुई, ठीक है, यहाँ के टकराई मतलब क्लोज हुई, या स्ट्राइक की अपन क्लोज लिख रहे हैं, क्लोज हुई प्रिंसिपल एक्सिस पे आफ्टर रिफ्लेक्शन, टकराने के बाद रिफ्लेक्शन हुई नहीं, ये रिफ्लेक्शन वाली किरण, ये इंसिडेंट रे, ये रिफ्लेक्टिव रे, तो रिफ्लेक्टिव रे क्लोज्ड हुई ऑन प्रिंसिपल एक्सिस नॉन एज फोकस पॉइंट। क्लियर, सेकेंड डेफिनेशन हो गई आपकी। थर्ड वाली बात करते हैं अपन, थर्ड वाली भी इसी में समझ लें आप तो काफ़ी बेटर रहेगा। थर्ड वाली डेफिनेशन क्या बनती है आपके, फोकस दूरी
वो इसी से लिख लेते हैं अपन, है ना, इसको अलग से लिखने की जरूरत नहीं है। फोकल डिस्टेंस, फोकल डिस्टेंस, देखो फोकस पॉइंट को एफ से लिखते हैं, ठीक है, फोकस बिंदु को किससे लिखते हैं, एफ से, ठीक है। फोकस दूरी को किससे लिखते हैं, स्मॉल एफ से, ये ध्यान रखना। कैपिटल एफ से लिखेंगे फोकस बिंदु को, स्मॉल एफ से लिखेंगे फोकस दूरी को, यानी फोकल डिस्टेंस को लिखेंगे स्मॉल एफ से, ठीक है। अब फोकस दूरी क्या हो गई, दर्पण के ध्रुव से फोकस बिंदु के बीच की दूरी को, क्या कहा मैंने, दर्पण के ध्रुव बिंदु से फोकस बिंदु के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। क्या कहा, दर्पण के ध्रुव यानी सेंटर से जो प्रिंसिपल एक्सिस निकल रही टकरा रही है दर्पण से, वो वाली बिंदु जिसे पोल भी कहते हैं, ठीक है। पोल से लेकर फोकस बिंदु या फोकस पॉइंट के बीच की दूरी, तो इन बिटवीन द डिस्टेंस ऑफ पोल एंड फोकस पॉइंट नॉन एज फोकल लेंथ या फोकल डिस्टेंस, लेंथ भी बोल सकते हैं इसको, ठीक है। द डिस्टेंस बिटवीन द पोल एंड फोकस पॉइंट, ध्रुव और फोकस दूरी के बीच की, ध्रुव और फोकस बिंदु के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। ये तीसरी परिभाषा हो गई, ठीक है। तो परिभाषाएं आप सीधे नहीं ज़्यादा, क्योंकि परिभाषाएं कुछ न कुछ रूप से पूछी जाती हैं, एग्जाम में आती हैं, तो परिभाषाओं पे आपको जो थोड़ा ज़्यादा जोर देना है, ठीक है ना। तो परिभाषाएं याद होनी चाहिए ना, ये बात ध्यान रखें, है ना। तो ये आपकी परिभाषा हो गई। एक और परिभाषा लिख देते हैं अपन, है ना, रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्या लिख दे, एक लास्ट परिभाषा लिख देते हैं अपन, रेडियस ऑफ कर्वेचर, है ना। चौथी लिख देते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर। वक्रता त्रिज्या बोलते हैं इसको, वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या कैसे बन गई आपकी, देखो ये कोई सर्कल है, इसमें से प्रिंसिपल एक्सिस निकल गई, इसका देखो मिरर और लेंस क्या है, सर्कल का एक छोटा सा पार्ट है मिरर। जैसे सर्कल है, ये सर्कल में से इतना पार्ट निकल के क्या बन गया, मिरर बन गया। अब ये लाइन जो लग रही है पोल हो गया, ठीक है। अब इस सर्कल का ये क्या है, ये वाला पार्ट क्या हो गया, रेडियस। इसी पार्ट को क्या बोलेंगे, रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, तो इसकी परिभाषा लिख देंगे अपन, रेडियस ऑफ कर्वेचर की क्या हो जाएगी, इट इज द डिस्टेंस, it is the distance between, it is distance between the pole and center of curvature। क्या है, it is distance between the pole and center of curvature। ये पोल हो गया और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, इनके बीच की डिस्टेंस क्या हो गई, आपके रेडियस ऑफ कर्वेचर हो गई। ठीक है ना, क्लियर। तो ये आपके क्या हो गया, एक टॉपिक खत्म हो गया डेफिनेशन वाला। तो 4 डेफिनेशन पढ़ लिए अपन ने। एक तो क्या पढ़ा, प्रिंसिपल एक्सिस, मुख्य अक्ष, फोकस बिंदु, फोकस दूरी और रेडियस ऑफ कर्वेचर। ये 4 परिभाषाएं अपन ने पढ़ ली। अब अपन अगली जब भी क्लास होती है अपन एक तो पढ़ेंगे साइन कन्वेंशन यानी कार्तिकेय चिन्ह परिपाटी, और एक पढ़ेंगे अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का निर्माण। ठीक है, तो जब भी अपनी क्लास होगी ये दोनों टॉपिक रहेंगे। तब तक के लिए गुड बाय।
Good morning, students. Today we are going to start our new lesson, 16th lesson, and that is, you can see, challenges to Indian economy. In our previous chapter, we had studied about characteristics of Indian economy, कि कैसे उसको अंडर डेवलप गिना जाता है. उसके बाद कुछ पॉइंट्स पढ़े थे. देन वी हैड स्टडीड अबाउट व्हाई इंडिया इज नाउ कंसिडर्ड एज डेवलपिंग कंट्री. उसके भी कुछ फेवर के पॉइंट्स पढ़े थे. अब ये हम पढ़ रहे हैं कि हमारी इंडियन इकोनॉमी में चैलेंजेस क्या है, कि क्या चीज़ें हैं जो हमारे लिए बाधक बन रही है. तो उसके लिए हम स्टार्ट करेंगे. इसको भी मैं इनिशियली स्टार्टिंग में मैं थोड़ा सा बिल्कुल धीरे चलूँगा, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें आपके लिए नहीं आई है, इसमें न्यूज़ थिंग्स है. सो लेट्स स्टार्ट. इंडिया इज़ नाउ इंक्लूडेड इन द मोस्ट रैपिडली ग्रोइंग इकोनॉमीज ऑफ द वर्ल्ड. प्रीवियस लेसन में पढ़ा था कि इंडिया को अभी सबसे तेज़ी से बढ़ने वाली इकोनॉमीज में गिना जा रहा है. एक पॉइंट, इसीलिए इसको डेवलपिंग बोला जा रहा था. एंड द एंटायर वर्ल्ड इज एक्सपेक्टिंग द इंक्रीज इन इट्स इकोनॉमिक पावर. पूरा विश्व जो है वो देख रहा है कि इसकी इकोनॉमिक पावर बढ़ती जा रही है. बट अलॉन्ग विद दिस डेवलपमेंट, इस डेवलपमेंट के साथ साथ इंडियन इकोनॉमी इज फेसिंग वेरियस चैलेंजेस ऑल्सो. अब कुछ चैलेंजेस भी है. वो चैलेंजेस क्या है? इफ वी कंसिडर अबाउट न्यूज़ वी रिसीव थ्रू न्यूज़पेपर. जो न्यूज़ समाचार हमको अखबारों से मिलते हैं, टीवी चैनल्स, डिस्कशंस हेल्ड ऑन पब्लिक प्रॉब्लम, इंटरनेट एक्सेट्रा, वी कैन फाइंड. तो जब हम सुनते हैं अखबारों में, टीवी चैनल में, इधर उधर डिस्कशन में, तो वहाँ पे हमको क्या पता चलता है कि हमारे देश में समस्याएं क्या है. ये देखिए यहाँ पे, ये 3 चीज़ें हैं. वी फाइंड दैट इन्फ्लेशन. पहला, इन्फ्लेशन किसको बोलते हैं? चीज़ों के भाव बढ़ना, महंगाई. आप भी अगर सुबह अखबार उठाओगे ना, तो उसमें पेट्रोल, डीजल, गैस, ये तो नज़र आ ही जाएगा. और 4-5 पत्ते अंदर जाकर के जब सब्जियों में जाओगे तो उसमें देखेगा सब्जियों का भाव बढ़ रहा है. सपोज जस्ट एग्जांपल, जो प्याज जो था, ऑनियन, दैट वाज 10 रुपीज़ kg, और अभी कितना हो गया? इट हैज़ क्रॉस्ड 40. तो अब ये क्या है? ऑलमोस्ट कितना टाइम्स बढ़ गया है? 4 टाइम्स उसकी प्राइस जो है वो इंक्रीज हो गई है. टोमेटो जो 20 था, नाउ इट्स रीच अप टू 60. तो प्राइसेस जो है वो बढ़ती जा रही है. अब इसके 2 कारण होते हैं. वन इज सीजनल, ठीक है, एंड सेकंड इज बिटवीन डिमांड एंड सप्लाई, कि अगर डिमांड ज़्यादा है और सप्लाई कम है तो भी इन्फ्लेशन रेट आता है. तो ये सारी चीज़ों को हम देखेंगे कैसे पढ़ना है. इन्फ्लेशन यानी चीज़ों की कीमत में बढ़ा. पॉवर्टी, गरीबी, कंटिन्यूसली ये एक बहुत बड़ी समस्या है सिंस वी गॉट इंडिपेंडेंस, भारत आज़ाद हुआ तब से. एंड अनएम्प्लॉयमेंट. अनएम्प्लॉयमेंट क्यों? जब हम इतनी सारी इंडस्ट्रीज खोल रहे हैं, इतनी सारी मल्टीनेशनल कंपनीज आ रही है, ग्लोबलाइजेशन हो रहा है, प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, दिस इज बिकॉज वी आर ऑल्सो इंक्रीजिंग. बिकॉज हमारी भी जो देश की जनसंख्या है वो बढ़ती जा रही है. are the most severe among several problems faced by Indian economy. ये वन लाइनर है. Which are the major problems of Indian economy? तो आपको 3 ही लिखना है: इन्फ्लेशन, पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट. These problems are relatively associated with each other. अब इनको जब आप खोलोगे, when you will unbox this, इनको आप बाहर निकालोगे बॉक्स में से, तो आपको लगेगा कि ये आपस में सब जुड़ी हुई है. एंड दे आर कॉन्स्टेंटली प्रेजेंट राइट सिंस इंडिपेंडेंस अप टिल नाउ. यानी आज़ादी से लगाकर अभी तक भी ये मौजूद ही रही है. भले हम लोग अंडर डेवलप से डेवलपिंग में हो गए, अविकसित से विकासशील हो गए, लेकिन अभी भी हम लोग उसी पे चल रहे हैं. It is not an aggregation to state that poverty and employment are major socio-economic problem of Indian economy. अब ये आपको दोषारोपण नहीं है, या हम ऐसा नहीं कि हम काम नहीं कर रहे हैं. Due to these problems, the economy not only has to face negative circumstances, ऐसी परिस्थितियाँ उत्पन्न हो जाती है जो हमको नकारात्मकता में डाल देती है, but the society also incurs huge losses. और समाज को भी भारी नुकसान उठाना पड़ता है. समाज को कैसे उठाना पड़ता है? चीज़ों की कीमत बढ़ जाती है, वो समाज को नुकसान है. To expand our knowledge and understand in the context to this subject, it is important for us to have basic knowledge about their meaning, form, causes, consequences and desired measures to prevent them. कि भाई इनको हमें ज्ञान देना होगा कि इनकी क्या प्रकार होती है, क्या कारण है, क्या परिणाम है, और उनको कैसे हम हटा सकते हैं. So in this context, first one is inflation, महंगाई. In order to fulfill our demands एंड टू मेक आवर लाइफ कंफर्टेबल, अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए, अपने जीवन को आरामदायक बनाने के लिए हम क्या करते हैं? वी परचेज वेरियस टाइप्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. अलग अलग सेवाएं या वस्तुएं हम खरीदते हैं फ्रॉम मार्केट, राइट. यू ऑल्सो मस्ट हैव ब्रॉट क्लोथ्स, कपड़े खरीदे होंगे, टॉयज, शूज़, स्लीपर्स, स्वीट्स, आइसक्रीम, ये सारी चीज़ें आप खरीदते हो.
और शुड हैव नोटिस योर फैमिली मेंबर्स परचेजिंग द आइटम्स ऑफ नेसेसिटी, ये अपनी ज़रूरत की चीज़ें खरीदते हुए आपने सबको देखा है. During the purchase of goods, it is commonly seen that for most of such items we have to pay a greater price as compared to what we had to pay in previous years. अक्सर आपने देखा होगा कि पिछले वर्षों में उस चीज़ का आपने कम दाम चुकाया था, कम पैसा दिया था, और अब आपने पैसा ज़्यादा दिया है. अब ऐसा क्यों हो रहा है? This is because of increase in price. This scenario of increase in price इज नोन एज इन्फ्लेशन. तो ये जो कीमतों का बढ़ना है ये महंगाई कहलाता है. इन इकोनॉमिक वोकेबुलरी, अब आर्थिक रूप से इसकी परिभाषा क्या है? द टर्म इन्फ्लेशन इज यूज्ड फॉर इंक्रीज इन प्राइस. तो इन्फ्लेशन का मतलब है कि अब कीमतों में वृद्धि, ये इन्फ्लेशन कहलाता है. नाउ व्हाट इज प्राइस? कीमत क्या है? इन मॉनेटरी इकोनॉमी द वैल्यू ऑफ वन यूनिट ऑफ पर्टिकुलर गुड्स और सर्विस, किसी भी सेवा या वस्तु का एक यूनिट की कीमत विच इज एक्सचेंज विद द यूनिट्स ऑफ करेंसी इज नोन एज प्राइस. अब आपके पास क्या है? यू हैव करेंसी. आपके पास एक्सचेंज के लिए क्या है? करेंसी. और सामने वाले के पास क्या है? गुड्स है. तो उसकी एक वैल्यू सेट हो जाती है कि भाई आज मेरे पास क्या है? मेरे पास पैसा है. तो पैसा सभी के पास है. We are not talking about barter system. We are not talking about exchange system. मेरे पास वो यूनिट होनी चाहिए जो सर्वमान्य हो, that is acceptable everywhere, and that is money. अब उस मॉनेटरी वैल्यू को फिक्स कर दिया आपने. अब कमोडिटी की वैल्यू फिक्स कर दी. सपोज आप जम्मू कश्मीर में हैं, आप पार्ले जी का पैकेट खरीदते, दैट यू विल गेट फॉर 5 रुपीज़. आप केरला में हैं तो आपको 5 रुपये का मिलेगा. इफ इन अरुणाचल प्रदेश तो भी 5 का मिलेगा. इफ इन गुजरात तो भी 5 का ही मिलेगा. नाउ दिस इज व्हाट वी से प्राइस आर फिक्स्ड ऑफ कमोडिटी. और 5 रुपये की वैल्यू जम्मू कश्मीर में भी 5 ही है, केरला में भी 5 ही है, और गुजरात में भी 5 ही है. So both the units and measurements are fixed. चलिए, now inflation is defined as condition of continuous rise in general price level. सामान्य कीमतों में निरंतर वृद्धि को महंगाई कहते हैं. This tells about the average in the increase in price of various goods or item group. और इससे हमको ये पता चलता है कि औसत कितना बढ़ोतरी हुई है किसी समूह में, कीमतों में, या उसके समूह में. जैसे समूह कैसे बोलते हैं? सपोज वी टॉक अबाउट वेजिटेबल. तो वेजिटेबल होता है तो उसके पूरे समूह में कीमतें बढ़ेगी. ये बात अलग है कि किसी का सप्लाई बहुत ज़्यादा हो गया तो उसकी कीमत कम हो जाएगी. समझ लो आप. अब जैसे हम बात करते हैं क्लोथ्स में, तो वो एक पूरा समूह कहलाता है. तो इन ए ग्रुप उसकी बात करी जा रही है. It is possible that you have noticed increase in prices of vegetables, सब्जियों के भाव बढ़े, and the newspapers interpreting the price rise as inflation. और आपने देखा होगा अखबार में लिखा होता है सब्जियों के दाम उछल गए, बढ़ गए, आसमान को छू गए. ये न्यूज़पेपर में पढ़ा है. On the contrary, और दूसरी तरफ it is possible that you are feeling that prices of various goods are going down. और कुछ चीज़ों के जो दाम हैं वो कंटिन्यूसली गिरते जा रहे हैं, कम होते जा रहे हैं. बट न्यूज़ पेपर्स टेलिंग अबाउट प्राइस हाइक इन्फ्लेशन. लेकिन अखबार किसकी बात कर रहा है? दाम बढ़ गए उसी की बात कर रहा है. कभी आपने देखा है टमाटर 10 रुपये किलो ले जाओ? अखबार कभी नहीं बोलेगा. लेकिन टमाटर जब 40 होगा तब बोलेगा टमाटर का भाव बढ़ गया. तो न्यूज़पेपर्स के अंदर आपको महंगाई की ही. ऐसा क्यों होता है? बिकॉज एक जो लेवल होता है, दिस इज द लेवल, इस लेवल के ऊपर कोई चीज़ चली जाती है तो दैट क्रिएट दैट यू कैन से मेक्स अटेंशन. उसके नीचे कोई अटेंशन नहीं देता है. बिकॉज इट इज़ ईजी फॉर अवर पॉकेट. हमारी जेब के लिए इसके ऊपर अलग भार नहीं पड़ता है. भार कब पड़ता है? व्हेन इट गोज अप, ऊपर जाता है. इन्फ्लेशन इज एसोसिएटेड विद द एवरेज लेवल ऑफ प्राइस ऑफ अ ग्रुप ऑफ आइटम. ग्रुप ऑफ आइटम का मतलब समूह पूरा, एंड नॉट ओनली अ सिंगल आइटम. अभी हम क्या बोलते हैं? अब हम बोलेंगे जैसे कि प्याज के दाम बढ़ गए, ठीक है, केवल प्याज के ही बढ़े, बाकी लौकी हो गया, है ना, कद्दू हो गया, टमाटर हो गया, मिर्ची हो गया, इनके दाम नहीं बढ़े. देन वी विल नॉट टॉक कि हम ये बात नहीं करेंगे कि सब्जियों के दाम बढ़ गए. हम ग्रुप की पूरे की बात कब करेंगे? व्हेन देयर इज एन ओवरऑल इंक्रीज इन द प्राइस. तो आगे बढ़ते हैं.
अब नॉर्मल प्राइस लेवल क्या होता है? नॉर्मल प्राइस लेवल रिफर्स टू द एवरेज लेवल ऑफ प्राइस ऑफ वेरियस गुड्स और आइटम ग्रुप। नॉर्मल प्राइस लेवल का ये होता है कि सबकी लगभग दाम जो होता है वो एक समान, एक सरीखा सा होता है। आप किसी शूज़ शॉप में जाओगे, आप उसको बोलोगे कि भाई मेरे को यार शूज़ बताओ तुम, तो आप वो बोलेगा 700-800 तक के, तो 700-800 में आपको एक नॉर्मल प्राइस लेवल का शू मिल जाएंगे। ये क्या हुआ? दैट इज कि बिकॉज इट इज़ अ रेंज। अब सब्जियों में जाकर के आप नहीं बोल सकते कि 10 वाले टमाटर बता, 20 वाले टमाटर बता या 30 वाले टमाटर बता, बिकॉज इट्स अ कमोडिटी दैट इज यूज्ड डेली। समझो मेरी बात को? इसलिए जो ग्रुप होता है उसका पूरे ग्रुप का आइटम एवरेज लेवल बोला जाता है। मैंने बताया ना कि केवल एक प्याज का दाम बढ़ने से नहीं बोला जाएगा सब्जियों का दाम बढ़ गया, सबका दाम बढ़ेगा तब बोला जाएगा सब्जियों का दाम बढ़ गया। Therefore, normal price level not only shows the price of a particular item, but instead it definitely the price level of item group. इसीलिए normal price level सारी, जब हम बात करते हैं कि सब्जियों के दाम बढ़ गए, इसका मतलब कि सभी के दाम बढ़ गए। ओके, सो दिस वाज द अबाउट इन्फ्लेशन। इसके नेक्स्ट पेज पे हम लोग कल बात करेंगे। ओके, तब तक इसको पढ़ें और समझने की कोशिश करें। थैंक यू। गुड मॉर्निंग। अध्याय 2 भाग 17। ये पार्ट बहुत लंबा चल गया है, अब इसको ख़त्म करेंगे। लास्ट है सवाई जय सिंह द्वितीय। इससे पहले अपन ने पढ़ लिए थे राय सिंह। सवाई जय सिंह जयपुर के वर्तमान में पहले आमेर था, वहाँ के शासक थे। इनका जन्म 3 सितंबर 1688 में, याद क्या रखना है, इनका जन्म हुआ 3 सितंबर 1688 ईस्वी में हुआ था। इनके पिता का नाम था बिशन सिंह। इनका शुरू में नाम था विजय सिंह और इनके भाई का नाम था जय सिंह, परंतु औरंगजेब इनकी बहादुरी से खुश होकर इनका नाम रख दिया जय सिंह और इनके भाई का नाम रख दिया था विजय सिंह। 1899 ईस्वी में सवाई जय सिंह के पिता बिशन सिंह की मृत्यु के बाद ये शासक बने। उसके बाद 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु के बाद उसके 4 पुत्र, चारों का अंडरलाइन कर लेंगे, मुअज्जम, आजम, कामबख्श और अकबर। ये 4 पुत्र थे। चारों में से अकबर फारस चला गया था। कामबख्श को राजा बनने की इच्छा नहीं थी। बच्चे कौन थे? मुअज्जम और आजम। इन दोनों के मध्य, जैसे पिता की मृत्यु हुई थी, इन दोनों के मध्य युद्ध हुआ था। इस युद्ध में जय सिंह ने आजम का साथ दिया था। उसके बाद मुअज्जम ने इसके भाई जय सिंह के भाई विजय सिंह को अपने साथ मिला दिया था। 1707 ईस्वी में अंडरलाइन करेंगे जाजाऊ के मैदान, अंडरलाइन करेंगे जाजाऊ के मैदान, या कह सकते हैं जाजाऊ के युद्ध। उत्तर प्रदेश में यह स्थान है जहां पर युद्ध हुआ। उसमें मुअज्जम जीत गया और विजय सिंह को जयपुर, जहां आमेर है, आमेर का शासक बना दिया गया था। बाद में जय सिंह को मुअज्जम ने सूबेदार बना दिया गया था। शासक बनते ही मुअज्जम ने अपना नाम बदलकर बहादुर शाह जफर रख दिया था और जयपुर पर अपना अधिकार जमा दिया था। यहाँ अंडरलाइन करेंगे विजय सिंह को आमेर का शासक बनाया और आमेर का नाम, यह इम्पोर्टेंट है, आमेर का नाम इस्लामाबाद रख दिया था, जो बाद में मोमिनाबाद रख दिया गया था। और अजीत सिंह को बहादुर शाह के सूबेदार नियुक्त किया गया था। मारवाड़ के शासक अजीत सिंह को और जय सिंह को सूबेदार नियुक्त कर दिया गया, इन दोनों को सूबेदार बना दिया गया था। अब हुआ क्या, मेवाड़ के शासक अमर सिंह द्वितीय इन दोनों की सहायता के लिए राजी हो गया था, परंतु शर्त ये रखी थी कि उसकी पुत्री का विवाह जय सिंह के पुत्र से करना निश्चित किया गया, जिसमें एक समझौता हुआ था, देबारी समझौता। अंडरलाइन करेंगे देबारी समझौता किसके मध्य हुआ था, प्रश्न आ जाता है। तो मेवाड़ के राणा थे अमर सिंह द्वितीय, उनके मध्य, और
सूबेदार जय सिंह कह सकते हैं, और मारवाड़ के शासक थे अजीत सिंह। इनके तीनों के मध्य में ये संधि हुई थी कि मेवाड़ के शासक अमर सिंह द्वितीय इन दोनों की सहायता करेंगे। सहायता क्या करेंगे कि जयपुर पर, आमेर पर आक्रमण करके विजय सिंह को हराकर जय सिंह को पुनः शासक बनाना। इसका पता बहादुर शाह प्रथम को चला तो वह नाराज हुआ और कुछ समय बाद दोनों को माफ कर दिया था। बाद में भरतपुर रियासत में चुंडामन ने विद्रोह कर दिया था। रंगीला ने उसे दबाने के लिए 1722 ईस्वी में जय सिंह को भेजा था। इस विद्रोह को भी जय सिंह ने दबा दिया था, जिससे खुश होकर मुहम्मद शाह ने जय सिंह को राज राजेश्वर श्री राजाधिराज सवाई की उपाधि से विभूषित किया था। इंपॉर्टेंट है, देखो जो खास इंपॉर्टेंट है वही मैं बता रहा हूँ, बाकी छोड़ दे रहा हूँ मैं। जय सिंह को राज राजेश्वर श्री राजाधिराज सवाई की उपाधि से विभूषित किया था। किसने किया था? मुहम्मद शाह ने। यहाँ पर अंडरलाइन कर देनी है। उसके बाद अब ये हो गई उसकी राजनीतिक जो सैनिक योग्यता थी। उसके बाद भी ये अतिरिक्त इसकी जो कार्य थे जो विश्व प्रसिद्ध रहे आज भी। सवाई जय सिंह ने 1725 ईस्वी में नक्षत्रों की गति की गणना के लिए एक शुद्ध सारणी का निर्माण कराया था। जय सिंह की ज्योतिष विद्या पर यहाँ पर अंडरलाइन करेंगे, जय सिंह कारिका नामक ग्रंथ लिखा। जय सिंह ने भारत में ज्योतिष के अध्ययन के लिए 5 वेधशालाओं का निर्माण किया गया था। दिल्ली, जयपुर, मथुरा, बनारस और उज्जैन, इन 5 जगहों पर इसने वेधशालाओं का निर्माण कराया गया था। सबसे पहले दिल्ली में करवाया था और उन 5 में सबसे बड़ी है जयपुर की वेधशाला, जो जुलाई 2010 में उसे यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में सम्मिलित कर दिया गया। जयपुर का नाम जयनगर था। सवाई जय सिंह ने आमेर की जगह जयपुर को कछवाहा राजवंश की राजधानी बनाई थी। जयपुर की स्थापना से पूर्व इस स्थान पर एक शिकार होदी स्थित थी। इसी होदी को सवाई जय सिंह ने बादल महल का रूप दे दिया और जयपुर शहर का निर्माण शुरू कर दिया। अगर कहें जयपुर शहर किसने बसाया है तो सवाई जय सिंह ने जयपुर शहर को बसाया था। वहाँ पर पहले एक होदी थी, एक कच्चा महल था, उसके जगह जयपुर शहर को इसने बसाया था। उसके बाद सवाई जय सिंह अंतिम हिंदू राजा था, कह सकते हैं अंतिम जो हिंदू राजा थे जिसने अश्वमेध यज्ञ किया था, और बहुत सारे भी यज्ञ किए थे, ठीक है ना। 1740 ईस्वी में लास्ट 21 सितंबर 1743 ईस्वी में रक्त विकार से जय सिंह की मृत्यु आमेर में हो। ये जय सिंह समाप्त हो। ये द्वितीय है, याद रखना। मिर्जा राजा जय सिंह का नाम आता है तो मतलब वो प्रथम जय सिंह प्रथम है, और सवाई जय सिंह का नाम आता है तो द्वितीय जय सिंह द्वितीय है। अब है अमर सिंह राठौड़। जोधपुर के महाराजा गज सिंह के 3 पुत्र थे। सबसे बड़ा अमर सिंह था, दूसरा जसवंत सिंह और तीसरा था अचल सिंह, जिसमें से तीसरा अचल सिंह बचपन में ही मृत्यु हो गई थी। अब शासक को बनना था अमर सिंह को, परंतु उसके पिता गज सिंह अनारा के नामक पासवान के बहकाव में आकर अमर सिंह को राज अधिकार से वंचित कर और देश से निकाल दिया। उनके बीच में कोई अनबन हुई थी, उस कारण किसी की बहकाव में आकर उसको निकाल दिया। वो वहाँ से अकबर की शरण में चले गए थे, मतलब मुगल की शरणों में चले गए थे। वहाँ पर शाहजहां ने उसे राव की उपाधि दी थी, अंडरलाइन कर देना। अमर सिंह को राव की उपाधि किसने दी? तो शाहजहां ने उसे राव की उपाधि दी गई थी। उसके बाद क्या हुआ, स्टोरी यह है कि अमर सिंह 15 दिन के लिए मुगल दरबार से गायब हो गए थे, मतलब शिकार के लिए वो अपने पर्सनल चले गए थे 15 दिन के लिए। तो इस बीच शाहजहां ने पूछवाया था कि अमर सिंह कहाँ गए हैं। तो अमर सिंह से पूछाया तो अमर सिंह ने कहा मैं युद्ध शिकार पर गया था। तो शाहजहां ने कहा था इसका जुर्माना भरना पड़ेगा। तो जुर्माने, तो अमर सिंह ने कहा जुर्माना तुम्हें क्या है, मेरे पास एक तलवार ही है जुर्माने। तो उसके लिए उन्हें मुगल दरबार में बुलाया गया था। जुर्माने को वसूल करने के लिए
बख्शी, सलावत खां को उसके पास भेजा। अमर सिंह ने जुर्माना देने से इनकार कर दिया। बादशाह ने अमीर को तुरंत हाजिर होने के लिए आदेश भेजा। अमर सिंह राठौड़ ने आदेश का पालन किया और दीवान खास में पहुंचकर बादशाह का अभिवादन किया था। दरबार में उपस्थित सलावत खान ने उसको गंवार शब्द कह दिया। ये सुनकर अमर सिंह को क्रोध आ गया और उसने सलावत खां को सीने में कटार मारकर उसकी हत्या कर दी। उसके बाद उसने शाहजहाँ पर भी आक्रमण कर दिया, परंतु शाहजहाँ बच के निकल गया। उसी समय वहाँ पर उसका अमर सिंह का साला अर्जुन गौड़, अंडरलाइन कर देना, अमर सिंह का साला था अर्जुन गौड़। इनाम के लालच में उसने अमर सिंह को धोखे से मार दिया था, जिसका बदला लेने के लिए अमर सिंह के सरदारों ने, यहाँ पर अंडरलाइन करेंगे, दिल्ली जाकर शाहजहाँ के निवास स्थान पर लाल किले में बुखारा द्वार पर प्रवेश किया। एक दरवाज़ा था जलालम जाने के लिए, तो वहाँ पर बुखारा राठौड़ों की संख्या मुगलों की सेना के सामने नामात्र थी, इसलिए सभी राठौड़ लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हो गए। लाल किले में बुखारा द्वार को उसी दिन ईंटों से बंद करवा दिया गया। मेन गेट तो था ही था, परंतु एक अलग गेट था छोटा जो अंदर महल में जाने के लिए होता है, जिसे बुखारा गेट के नाम से द्वार के नाम से जाना जाता था। बाद में उसको बंद करवा दिया था, जिसे अमर सिंह की फाटक के नाम से प्रसिद्ध हुआ था। तो ये अंडरलाइन कर देना, अमर सिंह की फाटक, जो लाल किले में बुखारा द्वार के नाम से जानी जाती है, जिसको बाद में 1809 में अंग्रेज जॉर्ज स्टीन नामक अंग्रेज अफसर ने उसको खोल दिया गया था। ये हो गया राजस्थान के राजपूतों के बारे में सारे वर्णन हो गया। अब है मराठा का इतिहास, जो हम अपनी अगली क्लास में पढ़ेंगे।